कि अगर दो ग्रुप्स के बीच में हो गया फाइट तो वो क्या करते थे, बैटल है, सीधा गला कटेगा और जो जीतता था, जिसने गला काटा है, उसके फेस पे टैटू होगा। तो जिसके अब जितने ज्यादा टैटूज हैं वो उतना ज्यादा, बट एक्चुअली उसको मोक्ष भवन बोला जाता है और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो डेथ होटल बन जाएगा। बट वही वो आश्रम होते हैं जहाँ पे लोग चेक इन करते हैं ओनली टू डाई, जब वो अपनी एकदम डेथ बेड पे होते हैं। एक एरिया है जहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स पिंक है और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं और उस घर के उस शॉप के अंदर एक लड़की बैठी होती है अलग अलग अटायर्स में। लाइक एक कोई स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम में बैठी है, कोई खाली बिकनी में बैठी है, कोई आपकी अलग फैंटेसी होगी, कोई उसमें बैठी हुई है कि आपको अगर इंटरकोर्स करना है तो आप किसके साथ करोगे। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए ट्रैवल पॉडकास्ट में। भाई आज तक जो आपने हमारे ट्रैवल पॉडकास्ट देखे हैं मेजरली हम लोग इंडिया के बाहर की सिटीज़ एंड प्लेसेस कवर करते हैं, लेकिन आज जो हमारे गेस्ट हैं ये इंडिया में इतनी तमाम जगह घूमे, इन्होंने इंडिया के ऐसे ऐसे तमाम रंग देख लिए हैं जो आज हम लोग आपको बताने वाले हैं अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू। तो भाई स्वागत है हमारे भाई रौनक साहनी का। थैंक यू सो मच। भाई अपने यूट्यूब चैनल मंकी मैजिक पे ट्रैवल पॉडकास्ट करते हैं। तो ट्रैवल पॉडकास्ट, ट्रैवल ब्लॉग, ट्रैवल पॉडकास्ट तो हम करते हैं भाई सिर्फ ट्रैवल कर रहे हैं, पॉडकास्ट हम करते हैं। तो भाई चालू करते हैं। भाई सबसे पहले क्या हाल है आपके? बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत मजे में। स्वागत है भाई आपका, बहुत टाइम से हम आपसे टच में हैं, फाइनली पॉडकास्ट हो रहा है। तो कैसे हो आप, कहाँ से घूम के आ रहे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कनेक्ट किया था तो मैं एक बुक टूर पे गया हुआ था, उस पर निकल गए भाई 6 महीने और अब हम 6-7 महीने बाद मिल पा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली मेरी बैक टू बैक ट्रैवलिंग ही चल रही है तब से, जब हम एक बारी बैंगलोर में इवेंट था वहाँ मिले थे। तब मैं आपका चैनल गो थ्रू कर रहा था उस टाइम पे, आज से 4-5 महीने पहले। तो मैं देख रहा था यार ऐसी कौन सी वीडियो देखूं भाई की, मतलब पॉडकास्ट पे बुला के सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बट अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई, आप एक ऐसी जगह बताओ जहाँ पर आप गए और आपको इतना एक्साइटिंग फील हुआ ना कि भाई इंडिया में ये भी हो रहा, मतलब ऐसी भी चीज़ें हैं। यार हर एक जगह मेन स्ट्रीम छोड़ दो तो मतलब इतनी ज़्यादा बढ़िया जगह हैं इंडिया के अंदर जो पता नहीं है। एक जगह मेरे को बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है क्योंकि वहाँ जाके ना एक जगह की, मेरे को लगता है एक जगह की एनर्जी होती है, एक स्पेस की। जब आप उस स्पेस में जाते हो तो आपको चीज़ें कुछ कुछ महसूस होती हैं। तो एक जगह है कर्नाटका में तलाकाडू। तो ये बात है आज से 2 साल पहले की, जब मैं एक सीरीज़ कर रहा था 100 डेज ऑफ ड्रीमिंग करके। तो उसमें एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं अपने एक मेरे बड़े भाई जैसे हैं उनको ज्वाइन करता हूँ वॉक के लिए। वो क्या करते हैं, वो वॉक करते हैं। तो वो कावेरी नदी बहती है कर्नाटका में, तो वो उसके किनारे किनारे वॉक कर रहे थे, जो कि मैं उनको ज्वाइन करता हूँ फॉर सम 3 डेज। ठीक है, तो अब हम एक जगह है टी नारासीपुरा करके कर्नाटका में, वहाँ से पैदल, पद यात्रा बोलते हैं, पैदल पैदल चलना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले दिन चलते हैं 30 किलोमीटर, दूसरे दिन चलते हैं 23 किलोमीटर और चल के हम पहुँचते हैं इस जगह जिसको बोलते हैं तलाकाडू। अब इसकी ना हिस्ट्री एग्जैक्टली मेरे को डिटेल्स में नहीं पता है, बट कहते हैं उस जगह को कर्स मिला था। कर्ज क्या मिला था कि वो पूरी की पूरी जगह मिट्टी के अंदर समा जाएगी। कर्ज किसने दिया था? मैसूर पता ही है हमें, है ना। तो उनके जो राजा थे उसको किन्हीं रानी ने या किसी ने कर्ज दिया था, उनकी पूरी डायनेस्टी को कर्ज दिया था कि एक तलाकाडू जगह जो उस समय बहुत ही ज़्यादा उनकी इंपॉर्टेंस की जगह होती होगी, वो पूरी की पूरी मिट्टी में समा जाएगी और उसके बाद जो उनको आगे अपनी डायनेस्टी आगे बढ़ाने में डिफ़िकल्टी होगी, मतलब बच्चे आगे करने में प्रॉब्लम होगी। श्राप दिया था एक तरह से, और एक कुछ और श्राप था। तो मैं अब जब उस जगह पे पहुंचता हूँ ना, तो भाई वहाँ पर ना एक मंदिर था। आप मंदिर में जाते होगे, आपको पता नहीं चीज़ें फील होती हैं या वो गॉडली कनेक्शन फील होता है नहीं होता है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब बड़े मंदिरों में जाता हूँ मेरे को इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि भीड़ इतनी होती है। अब भीड़ इतनी ज़्यादा है तो यार एक वो डिवाइन फील नहीं होता है, मेरे को पर्सनली कम होता है। ये जगह वैसे लोकल्स ज़्यादा एक्सप्लोर्ड है, खाली लोकल्स हैं वहाँ पे, और जो कर्नाटका के लोकल्स होंगे वो कभी आ गए बैंगलोर से ड्राइव करके थोड़ा तो आ गए। बाहर के लोग बहुत कम, होटल कोई नहीं है उस जगह पे। हम एक गेस्ट हाउस टाइप्स में रुके थे, नीचे फैमिली रहती है, हम छत पे रुके थे। तो अब इस टेम्पल की बात करते हैं, वैद्यनाथ मंदिर नाम था। भाई मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, ये मंदिर, अच्छा जो मैंने श्राप की बात की ना, वहाँ पे एक्चुअली अभी जब रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुई तो 108 मंदिर पाए गए मिट्टी के नीचे। जो श्राप दिया गया था वो एक्चुअली ट्रू है। मतलब अब उसका रीजन ये बोलते हैं कि जो कावेरी, उसकी वो ना बैंक ऑफ कावेरी पे बसा हुआ है, तो बोलते हैं कि कावेरी नदी का फ्लो बढ़ गया जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा हिस्सा डूब गया, फिर नदी वापस गई तो मिट्टी वहां रह गई। ये एक एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, बट इसको लोग वहाँ के इस श्राप से रिलेट करते हैं। तो अभी 2-3 मंदिर ही एक्सकवेट किए गए हैं, जिसमें ये एक मंदिर था वैद्यनाथ जी का मंदिर। भाई मैं इतना बड़ा मंदिर, इतना ग्रैंड मंदिर, ठीक है, मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ एंड अगेन मैंने जैसे आपको बताया कि इतना गॉडली कनेक्शन फील नहीं होता है ना। मैं मंदिर में गया था,
शाम से थोड़ी देर पहले, और मैं और वो भैया गए थे और मंदिर में कोई नहीं। अब आप जैसे बड़े बड़े हम बड़े मंदिरों की बात करते हैं, मैं बता रहा हूँ भीड़ होती है, यहाँ भाई कोई नहीं। मैं, मेरे वो भैया, साथ में 2-3 लोकल्स और होंगे, दैट इज इट। अब मैं मेन जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह के अंदर एंटर करता हूँ ना, मैं ऐसे ही गया था कैजुअली कि मंदिर आए हैं, दर्शन तो करेंगे। मैं गया भाई, मैंने गर्भगृह में कदम रखा और मैं फ्रीज। सामने थी मूर्ति, शिव जी की मूर्ति, वैद्यनाथ जी की मूर्ति सामने थी, और शायद वो चांदी की थी या क्या थी, इतनी ग्रैंड। मतलब अभी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को वो मूर्ति दिख रही है। अगर आपको इंटरनेट पे मिले तो उसकी फोटो लगाइएगा, या फिर मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। फोटो खींचना मना था पर मैंने खींच लिया। पूरी सिल्वर की लगती है देखने में, और वो बहुत पुरानी मूर्ति है, बहुत पुरानी। मतलब उसमें इतनी ज्यादा एनर्जी मेरे को फील हुई, मैं वहीं ऐसा हो गया और मैं बस मूर्ति को देख रहा हूँ। एंड देन उसके बाद जब तक शाम तक क्लोजिंग सेरेमनी जो मंदिर की रहती है, लास्ट में जो आरती रहती है, वो देख के लास्ट का प्रसाद लेके फिर मैं मंदिर के बाहर गया। उस जगह पे हमने एक दिन एक्सटेंड किया, क्योंकि उस जगह में ही, उस पूरे तलाकाडू एरिया में बहुत सही एनर्जी थी। भाई जब आप ट्रैवल करते हो और ख़ास तौर से जब आप ऐसे जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप लोकल से इंटरेक्ट करते हो, मतलब और कुछ आपको वहाँ पे जानने को मिला इस मंदिर में, कुछ ऐसे चमत्कार आपको जानने को मिले, कुछ ऐसा सुना आपने वहाँ पे? तो चमत्कार वगैरह की बात तो नहीं हो पाई, और वहाँ पे ना लैंग्वेज बैरियर थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि अब आप कर्नाटका में भी इंटीरियर में आप जा रहे हैं तो लोग हिंदी नहीं समझते हैं और हमें कन्नड़ा नहीं आती है, तो फिर वो एक बैरियर थोड़ा सा रह जाता है। बट अब ना अलग अलग तरह की जर्नी मैं करता हूँ, कुछ ट्रैवल मैं कर रहा हूँ जिसमें मेरे को लोकल से ही इंटरेक्ट करना है, तब मैं बात करता हूँ। और कभी कभी मैं जोन में होता हूँ जब बात करने का मन नहीं होता है। आप ट्रैवल कर रहे हो, जैसे मैंने बताया कि ये पद यात्रा चल रही थी, तो आप ना वॉक करते करते कुछ इंटरनल रियलाइजेशन में घुसे रहते हो, लाइक यू आर जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ, यू आर सीइंग, तो वो थोड़ा इनसाइड लुकिंग वाला मोड ज्यादा था। क्या थॉट्स आते भाई नदी के किनारे चलते चलते? बहुत सारे रियलाइजेशंस होते हैं यार। मतलब मैं बताता हूँ, मैं पहली बार इन भाई से मिला था, जो सचिन भैया नाम है उनका। मैंने ना वो सिर्फ यही करते हैं? हाँ, वो ऑल ओवर इंडिया वॉक करते हैं, पदयात्रा करते हैं, और राइटर हैं, वो लिखते हैं साथ में, बट वैसे वो पदयात्रा करते हैं अच्छे खासे। वो टिस है मुंबई में, वहाँ से पढ़े हैं वो, और अब वो यही करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एक्सप्लोर करी हुई हैं ये जगहें जहाँ भी आपको ले गए वो, या फिर नहीं, उनकी भी फर्स्ट टाइम वॉक थी। अच्छा। हाँ, वैसे उन्होंने, जैसे नर्मदा परिक्रमा होता है, नर्मदा नदी के किनारे परिक्रमा होती है, उन्होंने 2 बार की है। गंगा यात्रा उन्होंने की है, बनारस से लेके गौमुख तक पैदल। अच्छा। तो ये कावेरी नदी के साथ साथ वो चल रहे थे। इंडिया में बहुत है ये पिलग्रिमेज, बहुत ज़्यादा है। जो पॉपुलर पिलग्रिमेज है, जैसे केदारनाथ की बात करते हैं, बद्रीनाथ की बात करते हैं, ये यात्रा इस तरह की बहुत ज़्यादा प्रचलित है। आप सेंट्रल इंडिया में चले जाओ, नर्मदा के किनारे, तो पूरा कल्चर बसता है इसके अराउंड। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कुछ, मैं 5 दिन के लिए कर, मेरे को है एक्सपीरियंस की भूख, कल्चर अलग अलग देखना है। तो मेरे को ना लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, है ना, कुछ थोड़ा एंजाइटी वाले फेज से मैं गुजर रहा था, परेशान था। तो भैया से मैंने बात की, यही वाले जो भैया थे, इन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा करो, तुम नर्मदा परिक्रमा करके देखो, बस कुछ मत करो, परिक्रमा करके देखो। अब इसमें होता क्या है, परिक्रमा का आप मतलब समझ गए होंगे, नदी बह रही है, नदी के पूरा आप जब सर्कल मार लेंगे तब वो परिक्रमा कंप्लीट होती है ना। मैं नहीं कर सकता, अगर आप सब उससे करें, पूरे रिचुअल से करें, तो आपको लगता है 3 साल 3 महीने 13 दिन। और उन भैया ने 2 बार करी है? उन्होंने भी फुल रिचुअल फॉलो करते हुए नहीं करी है, मतलब बट पैदल पूरा चला है। फुल रिचुअल है क्या वैसे? जितना मेरे को पता है, थोड़ा सा ही इस बारे में ज्ञान है कि सुबह आपको एक पूजा करनी होती है, देन आप थोड़े डिस्टेंस चलते हैं, देन अगेन आपको शाम को कुछ पूजा करनी होती है और वहां पर बैठना होता है। एंड देन जब ये वाला सीजन आता है, कौन सा, बारिशों का, तब आप यात्रा नहीं कर सकते, क्योंकि बारिशों में बढ़ जाता है, तो यात्रा रुक जाती है उस टाइम के लिए। देन यू कंटिन्यू व्हेन वापस लेवल्स वाटर के रिसीड होते हैं। तो ये भी यात्रा मैंने 5 दिन करके देखी। मैं चला भाई, मैं गया था 100 किलोमीटर पैदल चलने के लिए, मैं कुछ 72 किलोमीटर पैदल चला, और क्या एक्सपीरियंस हुए। एक्चुअली इस बुक की शुरुआत वहीं से होती है। हटी एंजाइटी, हटी आपकी? गायब हो गई, गायब हो गई, है ही नहीं। क्या चेंज हुआ भाई, मतलब यार कुछ रियलाइजेशन हो जाते हैं। मेरे को लगता है हम ना खुद को बहुत सीरियसली लेते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ भी। लाइफ खाली एक प्ले है, ऐसा मेरे को हर टाइम में थोड़ा थोड़ा रियलाइज होता है। तो जब आप बाहर, वैसे भी आप यार सिटी से बाहर निकलो, आप पहाड़ों में जाओ, नेचर में जाओ, आपको वैसे ही बेटर फील होता है ना। तो जब इस यात्रा में हम थे भाई, हम तो, आप और मैं यहाँ बैठे, हम इंडिया के भाई टॉप 5% में आते होंगे, मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा 1-3% में आते होंगे। भाई इंडिया में बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी है, और वहाँ पे हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी। मैं एक पद यात्रा करते हुए ना,
वहाँ पे क्या होता है, पदयात्रा में कोई होटल्स नहीं होते हैं, कोई हॉस्टल्स नहीं है, कोई होटल्स नहीं है। आपको मंदिरों में रहना है, आश्रम में रहना है, जहाँ स्थान मिलेगा वहाँ पर रहना है। और भैया ने बोला था, और वैसे भी वहाँ पर होता है कि आप कुछ पैसे कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि ये कुछ भी ट्रांजैक्शनल नहीं है। आप अमरकंटक एक जगह है छत्तीसगढ़ बॉर्डर और मध्य प्रदेश बॉर्डर पे, वहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। और अगेन अब गंगा को क्या कहते हैं, गंगा में डुबकी लगाने से माना जाता है पाप धुल जाते हैं, है ना। कहते हैं नर्मदा को देखने भर से पाप धुल जाते हैं। नर्मदा इज मच ओल्डर देन गंगा। तो बहुत डिवाइन, वहाँ पर बहुत मदरली फीलिंग है उस अमरकंटक। बहुत बहुत सही एरिया, मैं 2 बार जाना हुआ मेरा, बहुत मज़ा आया। तो वहाँ से हमने यात्रा शुरू की। मैं शायद चौथे दिन कुछ 70 किलोमीटर करीब चल के पहुँचा इस जगह पे। इसका नाम है शिवनी संगम, बहुत छोटा गाँव। ठीक है भाई, मेरे पैर में हो चुके हैं छाले, बिल्कुल चला नहीं जा रहा। नंगे पैर चलते? नंगे पैर नहीं चला, मैं जूता पहन के चल रहा था। बट क्या है कि जूता आपका गीला होता है और फिर एकदम से जब गर्म हो जाता है तो छाले पड़ जाते हैं पैर में। वही था, क्योंकि हम नदी, अब क्या होता है इसमें ना, परिक्रमा का एक रूल होता है कि आप या तो आप ईस्ट साइड चलेंगे या इस साइड चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नदी क्रॉस कर सकते हैं, देन वो खराब हो गई आपकी परिक्रमा। बट अगेन मैंने बोला कि मैं परिक्रमा नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक अपने एक्सपीरियंस के लिए 5 किलोमीटर चल रहा हूँ। तो मैं नदी के इधर उधर जा रहा था, तो बीच में एक आधी बार हमें नदी क्रॉस करनी पड़ी। और देख के भी कितना मजा आता है भाई। आप बूंद बूंद से नदी की शुरुआत होती है। आपने ग्लेशियर से नदी निकलती हुई देखी होगी, है ना, बड़े। अच्छा, तो नदी वैसे कैसे ग्लेशियर से निकलती है ना। यहाँ पे भाई जंगलों के बीच से बूंद बूंद, नर्मदा जी जो मंदिर है वहाँ पे बूंद बूंद से पानी गिर रहा है। एक उन्होंने कुंड बनाया हुआ है, आप पॉन्ड जैसा समझ लें, वैसा बनाया हुआ है। और वहाँ पे ड्रॉप 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 कलेक्ट होके वो है, और वहाँ से सोर्स है उसका, जंगलों के बीच से। बहुत बहुत सही लगता है उस जगह पे जाके, बहुत ज़्यादा सही लगता है। तो खैर मैं इस जगह पहुँचता हूँ, शिवनी संगम। मेरे पैर में हो गए हैं छाले, मेरे से नहीं चला जा रहा। मैं सोचता हूँ यार काफ़ी दिन से चल रहा हूँ, एक दिन यहाँ रेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा चलो कल वॉक कंटिन्यू करेंगे एक दिन। अब वहाँ पर क्या था, जैसा मैंने बताया, होटल्स नहीं होते, आश्रम होते हैं, मंदिर होते हैं। वहाँ एक छोटा सा मंदिर था। तो मतलब जो एक घर था उस गाँव में, बहुत छोटा गाँव में कोई दुकान भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, बहुत छोटा गांव। वहाँ पे एक मंदिर था, मैं मंदिर के अंदर जाता हूँ, वहाँ पे ऐसे आइए महाराज जी करके आपको वेलकम किया जाता है, महाराज जी बोला जाता है वहाँ पे। तो और नर्मदे हर बोलते हैं जहाँ भी हम जाते हैं उस एरिया में। तो मैं नर्मदे हर बोला, उन्होंने नर्मदे हर, आइए महाराज जी आइए। उन्होंने मेरे को चाय दी, चाय पी मैंने, मैं वहाँ बैठा और मेरे को अच्छा लगा। और एक चीज़ और लकी हुई मेरे साथ, इसमें क्या होता है कि आपको जो भी भोजन मिल रहा है आपको वही खाना है। वो बोलते हैं भोजन, अब ऐसे थोड़ी पनीर खाऊंगा मैं, वो थोड़ी है, जो आपको मिल रहा है वो खाना है। बट भाई मैंने, मेरी किस्मत बोल लो कुछ बोल लो, मैं इतना लगी, मैंने रोज खीर पूड़ी खाई है। अच्छा जी। 4 दिन में, 4 में से 3 दिन खीर पूड़ी। खातिरदारी बढ़िया हुई। हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ वहाँ चल रहा था। अब मैं इस गाँव में पहुंचा तो यहाँ पे पड़ोस वाली एक आंटी जी थी, जिनके घर बच्चा हुआ था या उसकी कुछ तो फंक्शन रखा हुआ था उन्होंने, तो उन्होंने कीर्तन कराया था। तो कीर्तन के बाद रात में वही भंडारा सा होता है, तो मेरे को भी इनवाइट किया, तो वहाँ भी मैंने खीर पूड़ी खाई। अब ये जो आंटी थी ना जिन्होंने मेरे को यहाँ पे खिलाया, ये अगले दिन मेरे से मिलने आती हैं। माता जी बोलते हैं उनको, आंटी तो क्या माता जी। तो अगले दिन मेरे से मिलने आती हैं और वो ऐसी कहती हैं कि अब क्या है, देखो यार मैं दिल्ली का लड़का, उन्होंने दिल्ली का कोई लड़का उस जगह पे कभी देखा नहीं, क्योंकि नहीं जाते लोग, कौन करेगा, ये नहीं करता कोई, है ना। मैं क्लियर बोलता हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए गया था, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस करना है वो चीज़, मेरा बस उतना ही था। तो वहाँ के लोग काफ़ी क्यूरियस थे कि तुम क्यों आए हो, तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी। मेरे को क्लियरली, मेरे पास वीडियो में भी रिकॉर्डेड है ये, वो क्लियर पूछते तुम क्यों यहाँ पर आए हो। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि मैं शहर में पला बड़ा हूँ, मेरा कोई गाँव नहीं है, मेरे को गाँव देखना था, तो मैं गाँव देखने आया हूँ और मैं बस चल रहा हूँ। और भाई वो रो पड़े, वो बोल रहे हैं कि हमें शर्म आनी चाहिए, हमें, मतलब वो खुद को बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आनी चाहिए, मैं यहाँ पला बड़ा हूँ और मैं मैया के साथ 10 किलोमीटर पैदल नहीं चला, तुम दिल्ली से आके अमरकंटक से यहाँ तक पैदल आ गए हो। और उन्होंने एक बहुत छोटी सी दुकान थी वहाँ पे, बहुत छोटी, उन्होंने मेरे को 3-4 चाय पिलाई, मैंने बदले में पैसे दिए, पैसे नहीं लिए भाई उन्होंने, बिल्कुल पैसे नहीं लिए, कुछ ना होते हुए भी पैसे नहीं लिए। ये तो चलो कुछ बात नहीं है, ऐसा तो हर जगह होता है, कोई नहीं लेता आपसे वहाँ पे पैसे, ठीक है। उसके बाद जब मैं वापस आया आश्रम अपने, तो आंटी जी की मैं बात बता रहा था, है ना, ये माता जी आई, माता जी से ऐसी वो बैठ के बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे वहाँ बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरा रेस्ट वाला डे था। तो वो देखती हैं कि मेरे पाँव पे पड़े हैं छाले, ठीक है भाई, उनको मिनट नहीं लगा, एक तो वो इतनी ज़्यादा प्यारी थी, एक तो उनको मिनट नहीं लगा, वो उन्होंने अंदर से कोई दवाई मंगाई। भाई छाले में ना अंदर पानी भर जाता है ना, पस तो नहीं, पर पानी जैसा कुछ भर जाता है, गंदा होता है, ग्रोस लगता है। उन्होंने अपने हाथों से मेरे पाँव के छाले साफ़ किए, पानी निकाला, वो गंदा पानी सारा क्लियर किया उन्होंने। देन उसके बाद वो दवाई ली, वो दवाई मेरे फुट्स पे लगाई, घर से खाना लेके आई मेरे लिए और भरपेट मेरे को खाना खिलाया 2 दिन तक।
और उनसे उसके बाद उन्होंने अपने खेत दिखाए, गांव घुमाया, सब कराया, और वो बेटू करके बोलती थी। उनसे इतना इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता बन गया भाई, मतलब मैं अभी बोल रहा हूँ मेरे को गूज़बम्स हो रहे हैं। मेरे को ना लाइफ में 2 बारी बहुत बेहद खुशी महसूस हुई है। खुशी भी नहीं, एक ब्लिस महसूस हुआ है। खुशी तो हार्मोनल है, कभी होती है कभी दुख होता है। एक होता है ब्लिस, अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, लाइफ में आपको लगता है कि और कुछ नहीं है, यही है। 2 बार हुआ है। दूसरी बार तब हुआ था जब मैं वो छोड़ के जा रहा था वहाँ से। जब मैं, अब मेरी अभी भी चलने की हालत नहीं थी, तो नेक्स्ट डे वो माताजी मेरे को पहले एक लोकल बस पे बिठाती हैं, मेरे साथ बैठती हैं, एंड देन उसके बाद मेरे को एक बड़े, क्योंकि गांव से बसेस नहीं चलती है ना, तो गांव में एक लोकल छोटी सी बस पे बिठा के मेरे साथ एक थोड़े बड़े शहर आती हैं, वहाँ पे मेरे को एक बड़ी बस पे बिठाती हैं, और फिर मेरे को जबलपुर की ओर भेजते हैं, क्योंकि जबलपुर इज़ द मेन सिटी नियर टू डैट। और जब मैं जा रहा था बस से ना, वो रो रही थी। अरे वाह, वो रो रही थी, मैं रो रहा था, दोनों रो रहे थे। वाह यार, ये तो बहुत तगड़ा रिश्ता बन गया, बहुत तगड़ा। उसके बाद 1 साल बाद ये जर्नी हुई थी 2023 में। इसी साल 2024 में मैं फिर जाता हूँ उनके पास, और उनका ना उनसे जब मैं मिला था ना, तो मैं इतना ग्रेटफुल था कि मैं क्या करूँ उनके लिए। पैसे नहीं काम करते भाई, ये बहुत छोटी चीज़ है, पैसा बहुत छोटी बात है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दिल से ही होती हैं। मैंने उनसे बस ऐसे ही पूछा था कि माता जी आपकी कुछ, कहीं आप घूमना चाहते हो? मैं घूमने वाला आदमी, मैं यही कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला मैं बनारस जाना चाहती हूँ, तुम्हारे दादू के साथ एक बार निकली थी बनारस के लिए, पर पहुँच नहीं पाए, रास्ते में कुछ हुआ, उनको वापस आना पड़ा, और अब दादू है नहीं। कोविड से थोड़ा टाइम पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, तो अभी माता जी हैं वहाँ पे खाली। और कुछ भी उन्होंने बोला मैं अपनी गाड़ी में जाना चाहती हूँ, बट भाई एक हार्श रियलिटी है, शायद वो चीज़ कभी नहीं होती कि वो खुद की गाड़ी में जा पाती। कंडीशंस दैट दे लिव इन, इट्स वेरी टफ कि वहाँ से आप बनारस चले जाएँ। तो मेरे दिल में था कि मेरे को कुछ तो करना है, तो मैं नेक्स्ट ईयर 24 में जाता हूँ, माता जी को लेता हूँ, जो आश्रम वाली आश्रम में मैं रुका था वहाँ वाली माता जी को लेता हूँ अपनी गाड़ी में, गाड़ी से उन्हें बनारस लेके जाता हूँ, दर्शन कराते हैं काशी विश्वनाथ के, और फिर वापस। क्रेजी भाई, ये सिर्फ इंडिया में ही हो सकता है। ये इंडिया में ही हो सकता है भाई, ये इंडिया में, उनका रिएक्शन था कैसे वैसे जब हो गए दर्शन? बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा। अभी भी टच में हो आप उनसे? हाँ, रेगुलर? हाँ, रेगुलर नहीं बोल सकते, बात क्या करेंगे ना, बट एक प्यार होता है, तो महीने में एक आधी बार फोन पे नर्मदे हर जरूर हो जाता है। कैसे हो? ये बहुत अच्छी ये बढ़िया भाई, आपने टच मेंटेन करा हुआ है। हाँ हाँ भाई, अब बनारस में आपका एक वीडियो मैंने देखा था, वो आपने उस पर लिखा हुआ था कि डेथ होटल ऑफ बनारस। डेथ होटल, वो थोड़ा सेंसेशनलाइज करना पड़ता है यार। हाँ, बट तो है क्या, थोड़ा बताओ। बट एक्चुअली उसको मोक्ष भवन बोला जाता है, और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले तो डेथ होटल बन जाएगा, बट वही वो आश्रम होते हैं जहाँ पे लोग चेक इन करते हैं ओनली टू डाई। द आइडिया इज़ कि आप बनारस में मरते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम मानते हैं ना कि बर्थ होता है देन रीबर्थ होता है, बट वहाँ पे बिलीफ है कि हमें बर्थ और रीबर्थ पक गए, बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से लिबरेट होना है, हमें मोक्ष चाहिए, हमें वापस जन्म नहीं चाहिए। तो माना जाता है बनारस में अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपको मोक्ष मिल जाता है। तो लोगों का ये है कि वो बनारस में मरे, मगर अब बनारस में रहेंगे कहाँ? मुश्किल है भाई, महीना महीना कोई थोड़ी रह सकता है। तो ये मोक्ष भवन है जहाँ पे एक काशी लाभ मुक्ति भवन शायद इसका नाम है पूरा। तो यहाँ पे लोग चेक इन करते हैं जब वो अपनी एकदम डेथ बेड पे होते हैं, और वहाँ पे चेक इन करके उनको 7 दिन का समय दिया जाता है कि 7 दिन में अगर आप चले गए तो ठीक है, वरना आपको खाली करना है एंड देन कोई और आएगा। अच्छा, और ये आश्रम रन कौन कर रहा है, गवर्नमेंट? नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती ये। जितना मेरे को जानकारी है, डालमिया सीमेंट करके, डालमिया सीमेंट है एक, है ना, तो डालमिया परिवार है, उन्होंने अपनी उससे चलाया हुआ है। ये आपसे चार्ज कितना लेते हैं पर डे का? 20 रुपये पर डे, 20 रुपीज़। वो भी इसलिए खाली ताकि जो आया उसको ये ना लगे फ्री में रह रहा हूँ मैं। तो आश्रम की तरह ही होगा जैसे, मतलब ज्यादा फैसिलिटीज नहीं, फैसिलिटीज के तौर पे आपको बस कमरा मिलता है और पूजा पाठ होता है, वो इतना ही है। खाने का भी मेरे को नॉट श्योर कि क्या है, शायद खुद ही बाहर से गए थे उसमें? भाई मैं रहा वहाँ पे लोगों रहा, मतलब आपको अलाउ कैसे करा उन्होंने? तो क्या था कि मेरे को ये इंटरेस्टिंग, ये कल्चरल एस्पेक्ट है बनारस का, जो कि मैं मैं बैकग्राउंड से फिल्म मेकर हूँ, तो मैंने FTI से अपनी स्क्रीन राइटिंग करी हुई है, तो मैं आगे जाके फिल्म बनाना चाहता हूँ। यूट्यूब अभी मैं बस कर रहा हूँ कि मेरे को ये एक्सपीरियंसेस मिले, तो मेरे को करना था। तो मैं पहले दिन वहाँ गया, उन्होंने कहा नहीं कर सकते। मैं दूसरे दिन वहाँ गया, मैं कहा करना है प्लीज़। तो उन्होंने बोला कि उनको दिखा के चल इसको जेन्युइनली करना होगा, कि मैंने बताया मैं भाई ऐसा हवाबाजी नहीं कर रहा, मैं जेन्युइन करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आप रिटर्न में एप्लीकेशन दे दो, और क्यों करना है, कब कहाँ क्या करोगे, फ़ोटोज़ का वो सब। तो मैंने दे दिया, मेरी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, तो मेरे को परमिशन मिल गई। सुबह से लेके शाम तक मैं वहाँ मतलब थोड़ा टाइम वहाँ बिता सकता था। सिर्फ आप ही हो गए वहाँ पे जो यंग हो गए, बाकी सारे ओल्ड एज? उस समय एक ही परिवार था वहाँ पे जब मैं गया था। तो उसी दिन वो लोग, क्या था कि अब मेरे को बनारस में एक्स्ट्रा रुकना पड़ा क्योंकि मेरे को ये करना था, मगर तब उस मोक्ष भवन में कोई था नहीं।
तो मैं कहा मैं बनारस रुक जाता हूँ 4-5 दिन और देखी जाएगी। फिर जिस दिन मैं बनारस, पर कुछ नहीं हुआ, फिर जिस दिन मैं बनारस छोड़ के जाने लगा उनका फ़ोन आ गया कि आज ही एक माता जी आई हैं, आपने करना है तो आप आ सकते हो। तो मैं जाता हूँ भाई मोक्ष भवन में, और वहाँ मतलब भाई क्या ही बताऊँ, वो बहुत क्रेजी हो गया। मतलब क्रेजी तो गलत शब्द है भाई, बहुत ही छोटा शब्द। क्या मेंटल स्टेट होता है वहाँ लोगों का? बहुत नॉर्मल है, मतलब या तो लोग दिखा रहे हैं नॉर्मल है या नॉर्मल। अब मैं हूँ एकदम चुप कि मैं वहाँ गया हूँ, और आप सोच रहे हो कि किसी की फैमिली यहाँ पे है जिन सबको पता है कि ये अब नहीं रहेंगे, ये जो दादी जी वहाँ पर हैं इनके आखिरी कुछ दिन बचे हैं, तो सीरियस माहौल होगा ऑब्वियसली, है ना, हम सोच सकते हैं क्या ही होगा, पिन ड्रॉप साइलेंस होगी। पर मैं वहाँ जाता हूँ भाई, नॉर्मल अंदर उन्हें फील हो रहा होगा डेफिनेटली, बट बाहर से बहुत नॉर्मल। चाय पीते हैं साथ में, पूड़ी आलू खा रहे हैं वहीं पे बैठ के और बातें कर रहे हैं। स्मॉल टॉक्स होता ही है, आप कुछ भी कर लो स्मॉल टॉक्स तो आ ही जाते हैं जस्ट टू वो सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो मैं वहाँ पे पहले दिन जाता हूँ उस पर, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट करना चाहता था। ये जो किताब है इसके अंदर फोटोज़ हैं वहाँ की एग्जैक्टली, तो फोटोज़ देख सकते हैं उस मोक्ष भवन की। तो मैं वहाँ पहले दिन जाता हूँ, ये मैंने वीडियो पे नहीं बताया, पहले दिन मैं वहाँ जाता हूँ तो फैमिली से जस्ट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, ठीक है कि हो गया। देन मैं दूसरे दिन फिर जाता हूँ। अब मैं जब दूसरे दिन जाता हूँ तो मैं थोड़े फल वगैरह साथ में ले जाता हूँ कि भाई जा रहे हैं तो फल ले जाए, मैं फल लेके जाता हूँ। पहले तो उनका परिवार था वहाँ पे उस मोक्ष भवन में, बट जब मैं देखने में जाता हूँ तो वहाँ पे खाली एक अंकल होते हैं और जो दादी हैं वो होती हैं, और खाली एक अंकल जी होते हैं जो कि उनके दामाद थे, उनके बेटे नहीं थे, उनके दामाद थे, वो उनकी देखभाल कर रहे थे। बस वो कमरे में होते हैं। अंकल जी से मेरी बातचीत हो रही थी तो मैं उनको फल देता हूँ, बैठता हूँ अंकल जी के साथ और हम कुछ तो स्मॉल टॉक कर रहे होते हैं। तभी दादी जी जो लेटी हुई थी वो बिल्कुल ऐसी थी बेजान सी, वो थोड़ा सा हिलती हैं और वो बहुत टूटी आवाज़ में बोलती हैं कि उनको वॉशरूम यूज़ करना है, उनको बाथरूम जाना है। तो अब अंकल जी एकदम से उठते हैं और माता जी को उठाते हैं और मेरे को भी बोलते हैं हेल्प करो, तो मैं करता हूँ। और वहाँ ना एक तख्त होता है, खाली एक तख्त पड़ा होता है, तो तख्त पे उनको बिठाते हैं, मेरे को बोलते हैं इनका ध्यान रखो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। अब वो कमरे में खाली उन दादी जी को, मेरे साथ में दादी जी बैठी हैं, मैं यहाँ ऐसे बैठा हूँ, अंकल चले गए हैं बाहर, शायद आंटी को बुलाने गए, क्या करने गए, बाहर चले गए। और दादी मेरे को ऐसे देख रही हैं, यहाँ बैठी है ना दादी, और बेजान है बिल्कुल। भाई आप सोचो कोई लास्ट मोमेंट पे तो कैसे ही होगा, बेजान बिल्कुल गिर रही है मेरे पे, ऐसे ऐसे मेरे को देख रही हैं, ऐसे ऐसे देख रही हैं, और देखते देखते मेरे कंधे पे सर रखती हैं और सारा मोशन सीज, बिल्कुल हिलना बंद। और कमरे में ना एक वो थी घड़ी, मेरे को आवाज़ आ रही है टिक टिक, और मैं अंदर से मेरा ऐसा हो गया भाई कि मैं इनको नहीं जानता, और व्हाट इफ शी डाइज इन माई आर्म, दिस वॉज द ओनली थॉट दैट आई हैड। एक छोटे बच्चे की तरह ना मेरे अंदर से आवाज़ निकलती है, अंकल जी जल्दी आओ ऐसे करके। तो अंकल आते हैं बाहर से, वो कमोड लेने गए थे, कुछ होता है जो बूढ़े लोगों के लिए पोर्टेबल सा कमोड होता है। तो अंकल आते हैं अंदर, आके फटाफट पानी आंटी के मुंह पे करते हैं, उनको ऐसे ऐसे करते हैं थोड़ा सा, आंटी वापस होश में आती है। एंड देन उस कमोड पे वो वहीं उसी रूम में उनको वॉशरूम कराते हैं, मैं भाग के बाहर निकल के जाता हूँ। बट वो कुछ मोमेंट थे जो 5-10 सेकंड होंगे, बट वो ऐसे अंदर हो गए ना कि अंदर से हिला दिया। भाई है तो इंटेंस मोमेंट है, बड़ा बहुत इंटेंस है भाई, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। क्योंकि वहाँ पे मैं बोल रहा हूँ मैं गया था इंटेंस इमोशंस के साथ, बट देख रहा हूँ सब चिल है, और एकदम से वक्त बदल गया। और वहाँ बहुत सारे लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, बहुत सारे। तो मैंने उनसे पूछा, जो वहाँ के केयर टेकर है, मैंने कहा आपको यहाँ, वो वहीं रहते हैं, उनका घर वहीं है, मतलब मैं कहा आपको यहाँ डर नहीं महसूस होता? इतने लोगों की यहाँ पर मतलब मोक्ष मिला है, चले गए यहाँ से लोग, आपको कभी कुछ डर फील नहीं हुआ? तो उनका अपना कॉन्सेप्ट था, उन्होंने कहा नहीं, मतलब वो पूजा पाठ 2 टाइम करते हैं और वैसे रहते हैं, तो उनको बिल्कुल वैसा कुछ नहीं होता है। पर आपको वहाँ पे एनर्जी में लगा नेगेटिविटी कि भाई इतने लोग यहाँ पर? नहीं, नेगेटिविटी तो नहीं थी। चलो किसी की प्रेजेंस महसूस हुई, मतलब नेगेटिविटी नहीं है, जस्ट लाइक दैट, कुछ हवा या कुछ ऐसा फील हुआ? नहीं यार, बट नहीं ऐसा भी नहीं है, प्रेजेंस भी नहीं, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ वहीं पर ना मंदिर में वो 2 टाइम पूजा पाठ करते रहते हैं। एंड मोक्ष मिलना बहुत मतलब बड़ी बात मानी जाती है ना, मोक्ष मिल गया तो फिर उनकी है ही नहीं आत्मा यहाँ पे, दे आर लिबरेटेड। भाई हम आपसे भूत की बात जानना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ होती रहती है ना, कभी एक्सपीरियंस हो आपका? यार भूत का नहीं हुआ, मैं वही बता रहा था इससे भी पहले आपको कि इंसान ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो भूत तो इंसान का हुआ है डरा देने वाला? मेरा ना ट्रैवल में लकीली मेरे साथ हमेशा काफी होलसम चीजें होती हैं, कभी कुछ ज्यादा नेगेटिव हुआ नहीं है, हुआ भी हो छोटी मोटी चीजें हुई होंगी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। बट एक चीज हुई थी, एक बारी मैं नया ट्रैवल करना शुरू किया था 100 डेज पे, और भाई तब पैसे नहीं होते थे बिल्कुल भी, मतलब पैसे नहीं है भाई। मैं 100 दिन घूमा इंडिया,
1,21,000 या 1,27,000 रुपए में 100 दिन। 100 दिन 1,27,000 रुपए में। और कहाँ कहाँ जा चुके थे? नॉर्थ ईस्ट गया, फिर वहाँ से साउथ में आया, साउथ से ये वॉक वाला सीन जो बताया था इससे पहले, कावेरी वाला, देन मुंबई, देन यहाँ, देन लद्दाख में एंड किया मैंने जाके, सब कुछ इसी में 100 दिन। तो खैर पॉइंट था कि हाँ, तो मैं ना, पैसे नहीं होते भाई, कम पैसे तो आपको सबसे सस्ता एकोमोडेशन देखना है। मैं टेंट वेंट में रहने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे को रूम ही चाहिए भाई। तो मैं अब एक जगह है जोरहाट, असम में, तो वहाँ पे एक माजुली करके एक आइलैंड है, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, शायद इंडिया का तो है ही। तो ब्रह्मपुत्र नदी बहुत विशाल है, मतलब ओशन लगेगी भाई आपको। आप नदी के बीच में अगर आप शिप से जा रहे हो, आपको दूसरा एंड तो दिखेगा ही नहीं। अच्छा, इतनी वाइड नदी के ओशन लगता है, ठीक है। तो वहाँ पे पास में जोरहाट जगह है, रात वहीं बितानी थी, अगले दिन माजुली जाना था। अब मैंने क्या किया, बस स्टेशन के पास में सस्ता कमरा मिल जाता है, वहीं ले लेते हैं भाई। वो इतना गंदा कमरा था ना, मतलब क्या ही, मतलब वैसा बहुत सस्ता, इतना 300 रुपये का दिया होगा शायद, मेरे को याद नहीं है अभी। तो मैं उस कमरे के अंदर अब रात मैं घुसा, मैं कहा चलो रहना तो है ही भाई। उड़ने वाले कॉकरोच थे वहाँ उस कमरे में, उड़ रहा है। मैं कहा अबे भाई यहाँ कैसे सोएंगे भाई वो बड़े घिनौने होते हैं भाई उड़ने वाले। मैंने कहा भाई यहाँ कैसे, पहले लगा कॉकरोच है, मैंने कहा चल रह लेंगे, वो उड़ भी रहा है, उड़ भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ अब ये जगह बहुत शेडी सी थी, बहुत शेडी, ठीक है। और रात में लाइट चली गई, गर्मी में बुरा हाल, एसी तो भूल जाओ, पंखा जो चल रहा था वो भी रुक गया। मैं जाग रहा हूँ ऐसे ऐसे करके। अब वहाँ इमरजेंसी लाइट होगी उनके पास, जो भी है। तो मैं लेटा हूँ अपने कमरे में, और मेरे को मेरे कमरे के बाहर ना भाई 2 शैडोज इधर जाती हुई दिख रही हैं। रात का बज रहा होगा, 2 बज रहा होगा। एक शैडो यहाँ जा रही है, एक शैडो यहाँ जा रही है, अपनी लोकल लैंग्वेज में कुछ खुसफुसा रहे हैं। और मेरे को लग रहा है भाई डर। मैं कहा यार ये जगह बड़ी शेडी है, और ये मेरे कमरे के बाहर क्यों घूम रहे हैं बार बार, मेरी सेटिंग लगा रहे हैं कुछ। हाँ मतलब आप समझो, आपके गेट के, और गेट भी पतले ही होते हैं वहाँ, तो वो गेट के बाहर घूम रहा है। इतनी बड़ी शैडो बन रही है यहाँ पे, क्योंकि उसने इमरजेंसी लाइट ऑन की होगी, छोटू सी होती है वो, शैडो ज़्यादा कास्ट करती है। तो अंदर शैडो बन रही है, और मैं सोच रहा हूँ भाई क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये डर लगा उस दिन मेरे को पहली बार ट्रैवल में कि भाई कुछ तो गलत सीन हो सकता है यहाँ पे। फिर मैंने एक कड़ा पहनता हूँ, तो मैंने एक कड़ा निकाला, हाथ में पकड़ा, मैं कहा कड़ा पे देखूंगा, जो भी होगा कड़ा हाथ में रखते हैं। फिर कड़े को ऐसे करके बस मैं मतलब आधा घंटे के करीब तो डर लगता रहा। उसके बाद फिर आंख लग गई, कुछ हुआ नहीं। पर वो बहुत शेडी एक्सपीरियंस था। अगर आप उस जगह को देख लोगे, दीवारें बिल्कुल काली पड़ी हैं, वैसा सीन है, तो डर लगेगा भाई, पार्ट हो जाएगी आज। हाँ कुछ तो हो जाएगा। मेरे को लग रहा था किडनी विडनी ना निकालने भाई। वहां तक चला गया दिमाग भाई, वहीं जाता है दिमाग, तो सीधा एक्सट्रीम पे जाता है। किडनी, हाँ पैसा तो पर्स में है नहीं, कितना ले लेंगे। वो तो थोड़ा बहुत पेटीएम चलता है। भाई नॉर्थ ईस्ट का कैसा रहा आप? भाई बेहद खूबसूरत। मेरे को नहीं पता आप लोगों की क्या इमेज है नागालैंड के बारे में। मेरी कुछ इमेज थी नागालैंड के बारे में। मैं गया भाई, आपकी क्या इमेज थी जाने से पहले? मेरे को लगा कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे, लाइक वेरी रिमोट होगा, और लोग पता नहीं कैसे होंगे, क्योंकि नहीं पता, अपने लिमिटेड नॉलेज है। मैं चले गया नागालैंड 100 डेज में, और मैं बोल रहा हूँ मैं लाइफ में पहली बार बैकपैकिंग अकेले कर रहा हूँ। अब सोचो अकेले पहली बार निकला हूँ मैं लंबे टाइम के लिए, और नागालैंड जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं नागालैंड पहुँचता हूँ भाई, नागालैंड में मेरा सबसे प्यारा एनकाउंटर, सबसे प्यारा एक्सपीरियंस। बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत ज़्यादा। और अभी आप हिमाचल हिंदी बोलते हैं वो लोग सब? इंग्लिश बोलते हैं। अच्छा, इंग्लिश मतलब हर कोई नहीं बोल पाता है, कुछ लोग हिंदी समझते हैं। हिंदी समझता हुआ मोस्टली हर कोई है। बोलने में थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं, टूटी फूटी हिंदी, बट इंग्लिश कुछ लोग बोल लेते हैं। जो यंग जनरेशन है वो इंग्लिश बोलती है नागालैंड की। तो भाई वहाँ इतनी खूबसूरत जगह है ना वो, भाई मैं आपको इसके बाद आपको एक वीडियो दिखाऊंगा वहाँ का। इतनी खूबसूरत जगह, और मैं गया मानसून में रिकमेंडेड नहीं है वहाँ जाना, क्योंकि रोड टूट जाए भाई। रोड तो है ही नहीं भाई, गड्ढे हैं खाली। पहाड़ी एरिया ही है, बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और वहाँ फ्लाइट्स जाती है, सब फ्लाइट जाती है, शायद दीमापुर फ्लाइट जाती होगी। मैं तो ट्रेन से, मैं तो वैसे उससे गया था ट्रेन से, शायद दीमापुर जाती है। देन दीमापुर से आपको गाड़ी रेंट करनी पड़ती है कोहिमा के लिए। कोहिमा इज़ द कैपिटल वहाँ का। तो क्या सीन था, मतलब बेहद खूबसूरत। बंदे इतने ज़्यादा अच्छे, आपको उतने काइंड हार्टेड लोग शायद ही और कहीं मिले। स्केरी एट द सेम टाइम। स्केरी क्यों कह रहे हो? स्केरी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार ना एक गांव में चले गया, ऐसे गांव जाता हूँ मैं। तो एक ये विलेज था, लोंगवा विलेज नाम है इसका। ये पड़ता है म्यांमार इंडिया बॉर्डर पे। और यहाँ का इंटरेस्टिंग विलेज क्यों है, क्योंकि जो इसका बॉर्डर है वो गांव के बीच से पास होता है। तो वहाँ पे जो गांव का अहंग बोलते हैं, किंग ऑफ द विलेज अहंग, तो मुखिया समझ लो। तो उनका घर है बड़ा सा, ठीक है। उनके घर के बीच से बॉर्डर जाता है। उनके घर की एक दीवार पे यहाँ इंडिया है, एक दीवार पे यहाँ म्यांमार है। अच्छा जी। और हाँ, और ये फैसिनेटिंग है काफ़ी कि कहते हैं कि उनकी डुअल सिटीजनशिप है। म्यांमार में भी जाते हैं वो, इंडिया में भी रहते हैं वो, वोट दोनों जगह देते हैं।
विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं अब यहाँ इतना फन इंसिडेंट होता है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ ना थोड़ी सी BSF या आर्मी का कुछ तो पोस्टिंग लगी हुई थी, तो वो बस आपसे पूछते हैं कि आपका नाम लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं, लेते हैं और वो पूछते हैं कि क्या करने आए हो। तो मैं घूमने आया हूँ। अब तो काफ़ी लोग घूमने जाते हैं वहाँ, तब थोड़ा कम नोन था उस समय जब मैं गया था। एक वहाँ तो भाई होटल अगेन भूल जाओ आप, कुछ भी मिलता है। मैं फेसबुक से कुछ तो कोई किसी रैंडम बंदे का नंबर निकालता हूँ, पता चलता है एक होम स्टे है वहाँ पर मैं अपना कमरा सामान फेंकता हूँ, आता हूँ बाहर। अभी मैं इधर था, मैं सड़क के उस पार जाके एक दुकान, बस छोटी सी 5-7 दुकानें हैं, मैं उस दुकान में जाके मैगी खा लेता हूँ। खाने में क्या है, तो पैसा भी बड़ा कम है भाई, क्या खाएं, मैगी चाय पी लेते हैं। तो मैगी खा रहा होता हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस हूँ भाई, म्यांमार जाना है। तो मैं खाते खाते दुकान वाले से पूछता हूँ कि भैया म्यांमार कहाँ पड़ेगा। वो बोलता है म्यांमार में तो बैठे हो। मैं कहता हूँ क्या? तो फिर वो मेरे को बाहर निकल के दिखाता है, कहता है ये जो रोड है ये बॉर्डर है, तो इस साइड आप खा रहे हो ये म्यांमार है, इस साइड इंडिया है। ऐसा सीन है भाई वहाँ पे। मैगी खाने म्यांमार चलेगा, मैगी खाने म्यांमार चलेगा। मैगी के शौकीन लग रहे हो ऐसा? नहीं इंटरनेशनली सही ट्रैवल कर लिया आपने गली पार करते ही। मतलब मैगी खाने भी बाहर चला गया तो इंडिया गया। भाई क्रेजी था वो, मैं कहा ये तो सही है। और वहाँ वाई चलती है, मैगी भी नहीं चलती, वाई ज्यादा चलती है उधर। पर खैर अब क्या होता है, मेरे को पता चलता है कि मैं जिस गाँव में घूम रहा हूँ ना, बाद में पता चलता है, मैं बिना रिसर्च के पहुंच जाता हूँ कहीं भी, मेरे को नहीं पता होता इतना, थोड़ी बहुत जानकारी रहती है बस। तो मैं बाद में पता चलता है कि भाई ये गाँव है फियरसम कोन्याक ट्राइब का। अब नागालैंड में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, आई थिंक 16 है। पहले तो मेरे को सबके नाम भी पता थे, 16 के, क्योंकि मैं नागालैंड में 1 महीना बिताया हूँ, 1 महीना रहा था मैं नागालैंड। बट क्या अभी मैं भूल चुका हूँ नाम 16। तो 16 या 17 ट्राइब्स हैं, जिसमें से कोन्याक ट्राइब है, इज़ द मोस्ट फियरसम ट्राइब। वहाँ के लोगों पे वो लोग हेड हंटर्स होते थे। हेड हंटर, अब आप जो समझ रहे हो, हेड काट दिया, धड़ से अलग। तो वहाँ जो भी, वहाँ ना ये प्राइड की बात थी। तो आपने वेपन्स वगैरह भी उनके कुछ हैं? हाँ, अभी सुनते जाओ। अभी तो क्या है, वो बहुत प्राइड की बात है कि अगर 2 ग्रुप्स के बीच में हो गया फाइट, तो वो क्या करते थे, बैटल है, सीधा गला कटेगा, और जो जीतता था, जिसने गला काटा है, उसके फेस पे टैटू होगा। तो जिसके अब जितने ज्यादा टैटूज हैं वो उतना ज्यादा काटे हुए हैं। हाँ, और वो लड़कियों में उतना पॉपुलर है, गांव में उसकी रिस्पेक्ट उतनी है, लड़कियों में हाइप है उसकी। बिल्कुल है भाई, और क्या। हाँ, इज्जत की बात है। ये ऐसा पहले होता था। मैंने सुना है 1965 तक होता था, इंडिपेंडेंस के बाद भी, बट फिर लॉ लाया गया, इसको पूरी तरह से बैन किया गया। अब हेड हंटिंग वहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है, बट आप अभी भी चले जाओ तो आपको कुछ बूढ़े हेड हंटर्स मिल जाएंगे, जो तब तो जवान थे मगर अब वो बूढ़े हो चुके हैं। तो मैं वैसे हेड हंटर से भी मिला, उनके फेस पे पूरे टैटू होते हैं भाई, और स्कल तो नहीं, बट वो वहाँ का ना अलग कुछ तो है। वो मिथुन करके होता है वहाँ, शायद एक भैंस का कुछ वेरिएंट है शायद मिथुन, तो उसके बड़े बड़े सींग रहते हैं घर के बाहर। तो आप जाओगे तो उनके जो हट्स होती हैं, घर होते हैं, उसके बाहर मिथुन के सींग्स हैं, ऐसे सींग लगाए हुए हैं। और ऐसा भी है, जिसके जितने ज़्यादा सींग उसकी उतनी ज़्यादा टॉर गाँव में। ऐसा सीन है उधर। भाई ये तो भाई इंडिया के बारे में पहली बार हमें पता चल रहा है, हमें भी नहीं पता था भाई। जब आपने इंटरेक्ट करा उनसे तो फिर क्या बातें करी आपने? उनसे तो नहीं, वो उनको तो बिल्कुल नहीं आती, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। करते एक बूढ़े से बात की जिसके टैटू थे, उनसे आपने बात नहीं करी? उनसे क्या था, वो ट्रांसलेटर, एक लड़का विलेज का मैंने बोल दिया था, मैंने कहा भाई इनसे थोड़ा पूछ लो थोड़ा सा। तो मैं उसको बताता था, वो उसको उनको बताते थे। उन्होंने शायद 10 सर काटे थे भाई। अरे बाप रे, 10 सर काटे थे हेड हंटर्स भाई। लेकिन जब ये लोकल ट्राइब्स, इनका आउटफिट अभी भी ट्रेडिशनल ट्राइब वाला है या नहीं? अब तो नहीं होता, ट्रेडिशनल तो नहीं है, बट ऑब्वियसली वो प्रिजर्व करते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं नागालैंड में, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, क्या बोलते हैं उसको, मैं एक तो मेमोरी इतनी पुअर है, 1 दिसंबर से 10 दिसंबर होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अगर आपको नागालैंड एक्सपीरियंस करना है तो आप हॉर्नबिल देखने जा सकते हो, बढ़िया फेस्टिवल होता है, बहुत स्नो भी होती है नागालैंड में? नहीं, स्नो तो नहीं होती है, कुछ एक आधी पीक है जहाँ पे स्नो थोड़ी सी मिल जाएगी, बट स्नो नहीं पड़ती। आप वैसे भाई इतने लोकलों से मिलो, कभी लफड़ा नहीं हुआ? कभी भाई मेरा तो प्यार मोहब्बत हो जाता है। अच्छा, कभी किसी को कोई बुरी चीज लग जाती है ना, अनजाने में भी कुछ कर दिया और वो भड़क गया आदमी, ऐसा हो जाता है लोकलों में, कभी हुआ है? भाई मैं बताता हूँ, मैं जब सोलो ट्रैवल करता हूँ ना, तो मैं हूँ अलग तरह का आदमी। जब मैं होता हूँ घर पे या दोस्तों के साथ, तो मैं हूँ अलग तरह का आदमी, वो चेंज आ जाता है। अब मेरी हो गई लफड़े की बात है, किसी को पता नहीं है, मेरी हो गई लफड़ा गोवा में। अच्छा, हाँ, सोलो थे आप? नहीं, सोलो होता तो नहीं होता लफड़ा। सोलो होता तो चांस ही नहीं हो जाए लफड़ा, ठीक है। मैं था दोस्तों के साथ और हम गए थे एक दोस्त की शादी में, अभी की बात है, 3-4 महीने पहले की होगी भाई। तो हम दोस्त की शादी थी हमारी कर्नाटका में कहीं,
कर्नाटका में कहीं शादी थी, तो हमने सोचा रोड ट्रिप कर लेते हैं, मज़ा आएगा। तो दोस्तों के साथ पहले यहाँ से मुंबई गोवा ऐसे करके। तो गोवा में क्या हुआ भाई, मैं ना गाड़ी चला रहा था, मेरे को ड्राइविंग बहुत पसंद है, मेरा सपना यही है दिल्ली से लंदन रोड ट्रिप करने का, तो नेक्स्ट ईयर करूँगा। खैर, तो मेरे को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है। अब मैं गाड़ी को साइड में पार्किंग में लगा के बैठा था, मतलब रोड साइड पे जो पार्किंग ऐसे बने होते हैं वहाँ लगाता था। दोस्त उतर के सामने कुछ दुकान या मॉल था, वहाँ गए हुए थे कुछ तो करने, ठीक है। मैं गाड़ी में था, एक और मेरा दोस्त गाड़ी में था, और एक लड़की हमारी दोस्त, हम 3 लोग गाड़ी में थे, एक लड़की 2 लड़के, हम बैठे हुए थे। और मॉल जो था वो थोड़ा आगे था, तो मैंने गाड़ी पहले लगा दी। फिर हम आधा घंटा वेट कर रहे हैं, फिर मैंने सोचा यार चल मॉल के पास गाड़ी ले लेता हूँ, सही रहेगा। अब मैं गाड़ी बैक करता हूँ खाली, ठीक है। अब मैंने गाड़ी बैक की, हुआ होगा कि वहाँ से कोई गाड़ी निकली होगी, कुछ हुआ होगा, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। मैंने गाड़ी बैक की, एकदम से गाड़ी रुकी, यहाँ से एक गाड़ी से बंदा निकल के आया, पता नहीं, और मैं ड्राइवर सीट पे हूँ, तो यहाँ विंडो है, वो विंडो पे ठक 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 मारा उसने 3 बारी। ठीक, मेरे को समझ ही नहीं आया हुआ क्या, मेरे को लगा मैंने मार दिया क्या किसी को, ठोक दिया, पता ही नहीं भाई। और गाड़ी मतलब 5 की स्पीड भी नहीं है, मतलब आप बैक कर रहे हो, कितनी तेज बैक कर लोगे, बिल्कुल नहीं है। तो मैं बैक कर रहा हूँ गाड़ी ऐसे, और वो आके ठक 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 मार रहा है। मैं अभी काम हूँ मैं एकदम, मैंने ना शीशा डाउन किया, आधा शीशा डाउन किया, मैं पूछ रहा हूँ क्या हो गया ऐसे करके। वो चिल्ला रहा है बिल्कुल एकदम, मतलब जैसे फटने को हो रहा है, ऐसे चिल्ला रहा है, तो कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रही भाई हो क्या रहा है, और वो गाली वाली भी दे रहा है, कुछ तो कर रहा है, मेरे को समझ नहीं आया बात कर रहा है यार, वो समझ नहीं आया। अब वो उस समय माहौल ऐसा था, मेरे को पता ही नहीं क्या, मेरे को पता है मेरे पे चिल्ला बहुत ज्यादा रहा है, कुछ गंदी बातें कह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। हाँ, कुछ तो कर रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा, ठीक है। और वो ऐसा शीशा फोड़ रहा है, जैसे शीशा फोड़ देगा ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो भाई मैंने शीशा डाउन किया, अब पारा तो चढ़ता ही है, सामने वाला आप पे बेमतलब में चिल्ला रहा है। मैं कहा अभी भी काम रहेंगे भाई। क्या होता है यार, एक यूट्यूबर का बहुत बड़ी इशू है, हमारी गलती कोई ना हो, मैं कह रहा हूँ हमारी कोई गलती ना हो, सामने वाला हमें 10 गाली दे रहा हो, आपने एक दे दी ना, आपका वीडियो बनेगा, आप जाओगे भाई ये लड़का ऐसा है। सही बात है, ये बहुत गलत चीज होती है कि हम भाई नॉर्मल इंसान ही तो है यार, अब सामने वाला बदतमीजी करेगा, आप क्या करोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, अब मैं काम हूँ अभी भी, वो फोड़ रहा है, गाली दे रहा है। मैं कहा बाहर निकल के बात करते हैं कि हुआ क्या, मैंने ठोक दी तो बात करते हैं। मैंने अपना गेट खोला, आधा गेट खोला भाई, उसने मेरे गेट पे लात मार दी, और गेट हो गया बंद तेजी से, और मेरी सनक गई, मैं फ्लिप, मतलब मैं ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। मैंने चाबी निकाली, मैं बाहर गया, और मैंने उसको जाके ऐसे पुश भी नहीं किया, मैंने एकदम मुंह टू फेस नहीं हो जाते आप, लाइक क्या है ऐसा, वो भी चिल्ला रहा है, मैं भी चिल्ला रहा हूँ, वो बोल रहा है कि अक्ल नहीं है आपको, ये नहीं है वो नहीं है। ऐसे करते करते भाई उसने मेरे को धक्का दे दिया, ऐसे दे धक्का, और मैं ऐसे बोनट पे गाड़ी के, अब मेरे को फ्लिप हो गया। मैंने एक बात बचपन में सीख ली थी, स्कूल में लड़ाइयाँ होती थी ना, एक बात मेरी क्लियर थी, अगर मैं लड़ाई में इन्वॉल्व हो गया तो मैं किसी का सर फोड़ के निकलूंगा, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए। ये सीख लिया स्कूल में, क्लियर है मेरा, ये बात क्लियर है अभी भी। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, सोचा है आपने तो? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं पिट जाऊं एक को तो पेल के निकलूंगा। मैंने टाइकोंडो सीखा हुआ है, हाँ, तो टाइकोंडो करता था मैं पहले। तो भाई मेरे को क्या हुआ, उसने मेरे को धक्का दिया, एक बैक वाली लात होती है, मैं घुमा के मारी लात उसके मुंह पे, वो गया पीछे। उसके बाद मैं गया, उसकी गाड़ी का गेट खोला, उसकी चाबी निकाली अपनी जेब में, मैं कहा तू यहाँ से नहीं हिलेगा। उसके बाद पूरी भीड़ लग गई भाई वहाँ पे, लोकल लोग आ गए सपोर्ट में कि आप दिल्ली वाले वैसे ही बदनाम है कि दिल्ली वाले आके यहाँ तमाशा करते हैं, आप वो कर रहे हो, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। मेरा दोस्त था गाड़ी में, वो भी आ गया साथ में, और हम 2 लड़के उसको मार रहे हैं। मतलब उसने दिया घूसा, मैंने दी लात, और उसको होश आ गया उसको कि हो क्या रहा है वहाँ पे। हाँ, उसने, मेरे दोस्त ने मारा उसके घूसा, मैंने मार दी भाई घुमा के लात, नॉर्मल लात भी नहीं, घुमा के लात तो उसके मुंह पे। तो क्रेजी हो गया एकदम, बहुत भीड़ लग गई वहाँ पे कि तुमको मारेंगे, ऐसे हमें धमका रहे हैं कि अभी हम 50 लोग बुला के तुम सबको यहाँ मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने उसकी चाबी निकाल के जेब में डाल ली, मैंने कहा इसकी चाबी तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि गलती इसकी है। हमने कर दिया वहाँ पुलिस को फ़ोन उसी समय, मैंने कहा पुलिस आएगी, पुलिस सॉल्व कराएगी, और जो होगा तभी हम देखेंगे। तो भाई अब इतने में हमारे बाकी दोस्त भी आ गए, तो हम 3 लड़के थे, वहाँ होंगे भाई 12, 15, 20 लोग होंगे जो सब हम पे चढ़ने को रेडी हैं। बट उस समय समझदारी ये रही, हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया, हमने कहा चाबी नहीं दूंगा जब तक पुलिस नहीं आएगी, और तुम सब यहाँ खड़े रहो, जो होगा पुलिस करेगी। क्योंकि मेरे को पता है मैं गलत ही नहीं किया, और पहले हाथ उसने उठाया ना, ही पुश्ड मी, तो फिर मारा भाई फिर पुलिस ने शॉर्ट करा दिया। पुलिस नहीं आई, उसको पता था उसकी गलती है, वो टैक्सी वाला था। अब उसके पीछे पैसेंजर बैठे थे 2, ठीक है, तो पैसेंजर भी बोल रहे हैं कि भैया गलती तो आपकी है, मारा तो आपने पहले है। अब क्या होता है ना, जब सर गर्म होता है कुछ समझ नहीं आता, फिर जब वो काम हुआ तब रियलाइज हुआ गलती तो मेरी ही थी। उसको रियलाइज हो गया कि भाई अगर चल मैं बैक करते हुए मेरे से गलती हुई भी होगी, पहली बात उसकी गाड़ी टच नहीं हुई, कुछ है वो मेरे पे हाथ नहीं उठा सकता ना भाई, सीधी बात है, वो पुश तो कर ही नहीं सकता।
तो ये सीन था, मैंने कहा तेरी चाबी नहीं दूंगा, पुलिस आएगी तभी दूंगा। कह रहा चाबी कैसे निकाल ली तूने, तेरे को राइट नहीं है। मैं कहा तेरे को भी राइट नहीं है मारने का भाई। तो ऐसे चाबी नहीं दी मैंने उसकी। फिर भाई वो जाते हुए मेरे को सॉरी बोल के गया। मैंने कहा सॉरी बोल, चाबी दूंगा। और मैं कहा इसकी वीडियो बना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड की हमने, क्योंकि भाई प्रूफ होना चाहिए। तो मैं कहा भाई वीडियो बनेगी तेरी, सॉरी बोल दे तो चाबी दे दूंगा। तो उसने सॉरी बोला, उसने बोला मेरी गलती थी, चाबी दी, वो चले गया और हम निकल गए। पुलिस आई नहीं। अरे बाप रे भाई, चाय पी लो आप चाय पी लो, थोड़ी गर्मा गर्मी हो गई ज्यादा। शांत खून गर्म हो गया हमारा। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ, कोई नहीं होता है यार। अब वहाँ भी एक लड़के ने वीडियो बना ली, बोला भैया मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ। अब मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। भाई आप वीडियो बनाते ना इस चीज़ की, आप डालते अपने चैनल पे? यार मैं वैसा बंदा ही नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। मतलब आप मेरा कंटेंट ज़्यादा देखोगे, मैं बहुत प्यार से रहने वाला। आप बिलीव नहीं करते ये लफड़ा पे? नहीं बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं, किसी तरह का लफड़ा नहीं। बट मैंने बोला, मैंने स्कूल में जो बात सीख ली थी कि अगर पंगा हो गया तो मैं तो मारूंगा। भाई ऐसे ही आप एक बार सैंड माफिया के हत्थे चढ़ गए थे, वो क्या हुआ था जरा? तो देखो ऐसी जगहों पे आप गर्मा गर्मी नहीं चढ़ते। आपको पता है कि आदमी की 3 इंस्टिंक्ट होती है, फ्राइट, फ्लाइट, फ्लाइट, ऐसा कुछ होता है, 3 F होते हैं। तो क्या होता है, एक जगह जहाँ पे आपको पता है कि आप उसको दबा लोगे बातों से, आप वो करते हो। एक जगह जहाँ आपको पता है आप हाथ पांव चला के दबा लोगे, आप वो करते हो। एक जगह जहाँ कुछ नहीं चलता, आपको पता है भाग जाने में ही भलाई है। तो आदमी को पता होता है हर सिचुएशन में। तो मैं बोल रहा हूँ कि गर्मा गर्मी हो गई तो हाथ चलाने वाली बात है, बट वो जगह होती तो मैं गया था यमुना जी के नीचे। वहाँ डायकोंडा काम नहीं आता, घुमा के लाकर सीधी लात। वहाँ कुछ नहीं आता काम। तो वो क्या हुआ, मैं इस वाली जर्नी पे था मेलेडीज ऑफ इंडिया की। अगेन मैं उन भैया को थोड़े दिन के लिए ज्वाइन किया था वॉक में। इस बार वो यमुना जी के किनारे चल रहे थे पैदल। तो अब हम यमुना जी के किनारे चल रहे हैं। अब खेतों, मतलब नदी साथ में ही है, हम जा रहे हैं भाई उस लैंड से। बिल्कुल सुनसान, ठीक है, दूर दूर तक कोई नहीं, देखने में ही कोई नहीं आ रहा। हम दोनों चल रहे हैं। एकदम से भैया रुकते हैं, मेरे को बोलते हैं अपना फ़ोन छुपा लो। तो क्या हो गया, ठीक है बोल रहे हैं, क्योंकि मैं फ़ोन से वीडियोस बनाता हूँ। मैं ठीक है भाई, मैं फ़ोन छुपा लेता हूँ, मैं डालता हूँ फ़ोन जेब में। भाई मैं 5-4 कदम आगे लेता हूँ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला सीन। मतलब नदी अब तक जो मैं बोल रहा हूँ सुनसान थी भाई, लगी होंगी 50-60 बोट्स उस पर चल रहे हैं, आदमी काम कर रहे हैं भाई, 3-4 आदमी हर एक बोट पे। और वो सैंड माइनिंग कर रहे हैं, इलीगल ऑब्वियसली। वो सैंड माइनिंग मतलब उस नदी के नीचे से सैंड निकाल रहे हैं, ठीक है। अब वहाँ क्या होता है, भैया ने बोला फ़ोन रख लो बस और चुपचाप चलते रहो। तो अब हम जा रहे हैं। अब हम जैसे उनकी टेरिटरी में आते हैं ना, मेरे को थोड़ा तो डर लग ही रहा है, क्योंकि भाई वो सैंड माफिया है, उनको ऐसे थोड़ी बोला जाता है। पुलिस भी नहीं आती भाई, ये बात सबको पता है कि कहाँ क्या चल रहा है, नहीं इंटरवीन करते। तो भाई हमने कहा हम चुपचाप साइड से निकल जाएंगे अपना रास्ता लेते हुए, बट हमारा रास्ता वही है। तो हम चलते हुए जा रहे हैं। एक आदमी ने मेरे को आवाज़ दे के रोक लिया, ये ज़रा रुक जाओ। रुक जाते हैं भाई। क्यों रोका उसने मेरे को, एक तो वही शक्ल, नहीं लगता कि यहाँ कर क्या रहा है ये लड़का, है ना। पर वो बात छोड़ो, उन्होंने फ़ोन तो बोला था छुपाओ, मैंने फ़ोन तो छुपा लिया। मेरे बैग से इतना बड़ा ट्राइपॉड निकल रहा था बाहर। तो मैंने कहा ये हमारी वीडियो बनाएगा माइनिंग करते हुए यहाँ जा लड़के। हाँ, तो मेरे को पकड़ लिया, ट्राइपॉड तो भाई निकल रहा था बैग से। तो उन्होंने पूछा कि क्या फिल्म बना रहा है, तो दिखाइयो कैमरा। ऐसे नहीं थे, बहुत पोलाइट। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब अपना एक्सेंट साउंड का जो होता है भाई, यूपी वाला। ये बात है प्रयागराज के पास की, तो एक्सेंट आप वो इमेजिन कर लो, मैं नहीं बोल सकता वैसे। बट भाई वो बंदा ना, अब देखने में ऐसा बंदा अगर आपको वो यहाँ मिल जाए बाहर, तो आप कहोगे चल साइड हो जा, ऐसा बंदा था। क्योंकि ही इज़ वेरी फ्रेल, मतलब इफ़ ही ट्राइज टू डोमिनेट यू, आई एम सेइंग कि आप उसको इजीली ओवर पावर कर लोगे, है ना। बट भाई मैंने गैंग ऑफ वसेपुर देखी हुई है, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे। पता है कि ये कह के ले सकता है। बहुत ज़्यादा डेंजर है यहाँ पे। तो भाई वहाँ पे वो पूछते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उनको मैं बताता हूँ। पहले भैया बीच में बोलने लगते हैं, क्योंकि भैया शायद बेटर बोल ले, बचा ले। वो एकदम से रोकता है, कह रहा है ना तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। भैया वो कहता है रुक जाओ तुम बताओ। मैं बोलता हूँ मैं सच बताता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ हम पद यात्रा कर रहे हैं, भैया जी की पद यात्रा मैंने 3 दिन के लिए ज्वाइन किया है, और अब हम यहाँ से यमुनोत्री तक जा रहे हैं, जहाँ से यमुना जी की शुरुआत होती है। तो अच्छा, वो मेरे को देखता है ऐसे, और फिर भाई मेरा एक कड़ा पकड़ लेता है, ऐसे कड़ा ऐसे पकड़ लिया ऐसे, और कहता है आजा मेरे साथ। और भाई वो खींच रहा है मेरे को, ठीक है। और वहाँ भाई इतने लोग, 100 से ज़्यादा लोग हैं भाई वहाँ पे, ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे करके यमुना जी की तरफ लेके जा रहा है, दिल मार आ रहा भाई, अब तो गेम ओवर हो गई ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर वहाँ पे भाई क्या होता है, एक बोट थी, मेरे को लगा है बोट में ले जाएगा भाई अब तो। पर वहाँ पे ना बोट के साइड में वो ज़मीन पे हमें कहता है बैठ जाओ, एक दरी बिछी होती है, दरी पे एक साइड होते हैं इतने सारे समोसे, एक साइड इतनी सारी जलेबी, और बीच में एक बड़ी मूंछों वाला आदमी बैठा होता है। वो हमें वहाँ बिठाते हैं दरी पे।
हमें देते हैं 2 समोसे, 2 जलेबी। वो कहते हैं तुम इतने टाइम से पदयात्रा यहाँ पैदल चल रहे हो, आसपास तो कुछ नहीं मिला होगा खाने के लिए, भूखे प्यासे हो गए, अच्छे से खाना खा के जाओ। भाई वो हमें खाना खिलाते हैं, उसके बाद रास्ते के लिए पैक, हम कहते हैं बस हो गया महाराज जी काफ़ी है, नहीं वो रास्ते के लिए हमें 4 समोसे बांध के देते हैं कि आगे फिर कुछ नहीं मिलेगा एंड यू गाइज आर वॉकिंग, समोसा लो और जाओ। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि आगे अब कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें, कोई नहीं कुछ कहेगा, आप आराम से निकल जाइए। और फिर हम वहाँ से आराम से, यार आपके साथ तो यहाँ भी अच्छा ही हो गया भाई मैं, वरना तो मैं यमुना जी के नीचे होना था। हो जाता है सोचो बोट में कहीं ले जाते हैं भाई। उनका कोई गलत मोटिव था नहीं वैसे, मतलब बिल्कुल नहीं था, वो तो हमारी वो थी कि भाई डेंजर है मामला, तो उनको अगर लगेगा कि आप वीडियो बना, एक लड़का ना आगे जाके मिलता है मेरे को, कहता है भैया वीडियो बनाते हो, हमारी वीडियो बनाओ ना, हमारी वीडियो बनाओ ना, ऐसा करके घूम रहा था। मतलब बेसिकली मेरे को टेस्ट कर रहा था कि अगर मैं एक्चुअली वीडियो बना रहा होता तो पकड़ लेना था उसने मेरे को, या मेरा फ़ोन तो फेंक ही देना था। अच्छा हाँ, पर मैंने कहा नहीं भैया हम तो वीडियो नहीं बना रहे, हम तो बस जा रहे हैं ऐसा करके, तो उसकी वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो बहुत क्रेजी एनकाउंटर है मतलब ये तो। भाई कड़े में हाथ दे के लेके चलो, यही अपने आप में ये बहुत तगड़ा स्टाइल है, और यही में भाई का वेपन है। हाँ। वेपन ही पकड़ लिया, यही पकड़ लिया भाई, डेंजरस था वो वाला। चाय पी लो। बट होलसम हो जाता है यार उसके आगे भी ना, उसके आगे भी हमें, उसके आगे फिर हमें कोई चलते हुए नदी किनारे एक पंडित जी मिल गए, वो बोले आप पदयात्रा कर रहे हो, आओ हमारे साथ आपको एक मंदिर दिखाएंगे। भाई क्या मंदिर देखा वो हमने भाई, वो कोई मशहूर मंदिर नहीं है, बट हम वहाँ गए ना, ऐसा केव जैसा सिस्टम था और वहाँ शिवलिंग थे, और शिवलिंग पे बूंद बूंद पानी पड़ रहा था, और शिवलिंग के ऊपर ना ऐसा गड्ढा हुआ था। सो यू कैन इमेजिन अगर पानी बूंद बूंद गिर रहा है तो कितने हज़ारों सालों से पानी गिर रहा होगा कि शिवलिंग पे गड्ढा हो चुका है। कितना पुराना मंदिर था वो देखा, फिर उन्होंने खाना खिलाया, फिर वो वापस छोड़ा। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं वॉक पे। भाई सही ट्रैवल कर रहे हो, मतलब लाइफ बढ़िया चल रही है आपकी, मज़ा आ रहा है आपको? भाई लाइफ मेरी बेस्ट लाइफ भाई है। लोग वैसे इतना सोचते नहीं है इंडिया में ट्रैवल कर लें इतना और यात्रा कर यार लें। मेरे को तो अच्छा लगता है, मेरे को अलग चीज़ यार, ये मेरा वो नहीं है ना, मेरे को है कि नई चीज़ें एक्सप्लोर करना है। मेरा बहुत लिमिटेड सर्कल हुआ करता था, सोच का दायरा सबका बहुत लिमिटेड होता है, तो मेरे को है कि मेरे को ना आगे जाके फिल्म्स बनानी है, जैसा मैं बताता हूँ। तो फिल्म्स में नई कहानियाँ कहाँ से आएंगी, नए किरदार कहाँ से आएंगे, नए किस्से कैसे होंगे। जब मैं कुछ शायद नया एक्सपीरियंस कर लूँगा तो मेरी स्टोरीज भी विविड होंगी। तो इसलिए मेरा तो मोटिवेशन थोड़ा ऐसा रहता है। बट भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि मोस्ट यूनिक प्लेस इन इंडिया कौन सी लगी? जूकू वैली, नागालैंड, जहाँ पर हेड हंटर्स थे। नहीं वो तो लोंगवा विलेज है। जूकू वैली बहुत सुंदर है, और मैं यही बोलूँगा जो जाना चाहता है मॉनसून में जाओ। मॉनसून में बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, पर मैं कहूँगा तब जाओ, आपको इतनी सुंदरता दिखेगी ना। वो क्या लद्दाख से भी सुंदर है ऐसा कुछ है? वो ग्रीन है भाई पूरा, ऐसे वेव्स में ऐसा वैली है पूरी ऐसा आपको दिखती है, बहुत सुंदर दिखती है। वैसा कुछ नहीं देखा होगा, पक्की बात है। लद्दाख तो फिर बैरन लैंड है, उसका अपना अलग चार्म है। इस जगह का फुल ग्रीन, इससे ज़्यादा ग्रीनरी नहीं देखी होगी कहीं, इतना ग्रीन। तो वहाँ पे फिर एनिमल्स भी फुल पावर ऐसा थ्रेट रहता है, एनिमल्स, स्नेक्स और इन सब का? एक जोक चलता है नागालैंड में ना, लोगों का क्यूजीन में वो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। मैं वहाँ की मार्केट गया, आप सोचो क्या क्या मिल रहा होगा मार्केट में। हमने सुना है डॉग्स वगैरह भी स्नेल, मिलते हैं वहाँ। फ्रॉग्स, चूहे, कुत्ते, चूहे भी? चूहे भी, कुत्ते, सब भाई ये डाइजेस्ट कैसे कर रहे हैं लोग वहाँ के? खाते हैं भाई। एक बार क्या हुआ, मैं एक होम स्टे में रुका था, वहाँ पे ना चूहा आ गया किचन में, आंटी ने पकड़ लिया जो होम स्टे वाली थी। मेरे से मजाक कर रही थी वो, मेरे से मजाक में बोलती है अब इस चूहे की चटनी बना के खिलाती हूँ तुम्हें। मैं कहा भाई साहब, भाई तुमसे ही तो मजाक करा, उनको तो डिनर सेट हो गया। पता नहीं भाई, चले तुम्हें नहीं मिली, उन्होंने तो कर दिया काम चटनी। बट लोग भाई बहुत बढ़िया है। तो वहाँ पर ये भी मैंने सुना है, जब जैसे आप कुत्ता होता है ना, आपने कुत्ता पाला है पर वो बूढ़ा हो गया है, तो उसको मार देते हैं भाई और खा लेते हैं। ये क्या मतलब हर कोई करता है, ये ऐसा कुछ है? मैंने सुना है। तो मैं जब जूकू वैली गया था तो वहाँ पे क्या था, 1-2 कुत्ते ऊपर घूम रहे थे, काफ़ी ऐसे बूढ़े हो जाते हैं कुत्ते। यार ये तो बहुत गलत है यार। तो कोई बता रहा था कि अब इसको मार देंगे। बट आपने क्या खाया वहाँ पे? वेजिटेरियन? आप वेजिटेरियन हो? नहीं भाई, वेजिटेरियन होता तो मैं नहीं रह पाता वहाँ पे। मतलब आलू और दाल मिलता है, चावल मिलते हैं, आटा नहीं है भाई वहाँ पे, खाली चावल है। रोटी है ही नहीं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं है। और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं या फिर कैसा है? आप दिल्ली के बाहर निकल जाओ, ये जो 4 बड़े शहर हैं इनसे बाहर निकल जाओ भाई, कहीं कुछ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कोहिमा की बात करेंगे, कैपिटल सिटी, आपको कैफ़ेज़ भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा, वो बात नहीं है। बट आप जब थोड़ा बाहर आ जाएंगे ना, कुछ नहीं मिलेगा आपको। भाई नॉर्थ ईस्ट का फैशन भी बहुत अप है यार, बहुत बढ़िया। वहाँ ना थ्रिफ्टिंग कल्चर चलता है, सेकंड हैंड क्लोथ्स पसंद करते हैं,
सही है, मैंने भी वहाँ से जैकेट खरीद ली भाई, सस्ते में जैकेट मिल जाती है, वहाँ थ्रिफ्ट मार्केट लगती है सुबह सुबह, ऐसे ही आप खरीदो। ये जापान में भी मैंने देखा थ्रिफ्टिंग कल्चर काफ़ी। हमें ही है कि यार किसी और के कपड़े उतरे हुए मैं तो नहीं पहनूंगा, बट वहाँ नहीं है ऐसा, वहाँ तो थ्रिफ्टिंग कल्चर काफ़ी है। भाई जापान का ट्रिप कैसा रहा आपका? भाई मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल सोलो ट्रिप था। मैं गया 1 महीने के लिए, मेरा क्लियर है, मैंने कहा जापान जाना है, 1 हफ्ते के लिए तो जाऊँगा नहीं, 15 दिन के लिए तो जाऊँगा नहीं, मैं जाऊँगा तो 1 महीने के लिए जाऊँगा। भाई वीज़ा अप्लाई किया था 15 दिन का, क्योंकि मेरा लास्ट टाइम वीज़ा हो गया था रिजेक्ट जापान का। मेरे को लास्ट ईयर जाना था जापान, मेरा हो गया वीज़ा रिजेक्ट। मेरे को लगा इस बार भी लगे ना लगे 15 दिन का अप्लाई करता हूँ। 15 दिन का अप्लाई किया, उन्होंने मेरे को 1 महीने का वीज़ा दिया। मैं कहा ठीक है भाई 1 महीना रहेंगे। ऐसा भी हो जाता है कि 15 दिन का अप्लाई करो, वो एक्स्ट्रा डेज का दे देंगे तुमको? हो सकता है कि वीज़ा अगर मैं 14 दिन का अप्लाई करता तो 15 दिन का मिलता, बट मैंने 15 दिन का अप्लाई किया, इसलिए उन्होंने मेरे को 30 डेज का दिया। ऐसा मेरा स्पेकुलेशन है, बट मेरे को पता नहीं भाई कि एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मेरा होता ही है। हम भी जब यूरोप गए थे तो 3 महीने का हमें भी मिल तो गया मेरा तो फर्स्ट था भाई, फर्स्ट इंटरनेशनल था, तो मैं लास्ट में फंस गया भाई वहाँ पे, बहुत बुरा फंस गया भाई। मतलब जापान में, तो जापान में ना एक आइलैंड चेन है जिसको इजू आइलैंड बोला जाता है। बहुत सुंदर आइलैंड है उसमें, ठीक है। टोक्यो से मेन 340 या 350 किलोमीटर दूर है समुद्र में, बहुत छोटा आइलैंड है। और वो आइलैंड पे इतनी, आप फोटो यहाँ पर आप देखना, मैं दिखाऊंगा फोटो, यहाँ लगा भी देना, डबल वॉल्केनो है उस आइलैंड पे, ठीक है। और वो देखने में क्या सुंदर लगता है वो आइलैंड, मेरे को था बहुत सुंदर है, यहाँ जाएंगे। अब वहाँ जाने के लिए आपको 2 फेरी बदल के जाना पड़ता है, दैट इज़ दी ओनली ऑप्शन। टोक्यो से लगते हैं कुछ 14 या 16 घंटे टोक्यो से। तो टोक्यो से आप पहले फेरी लेते हैं, ओवरनाइट जर्नी, रात में फेरी में बैठेंगे, सुबह उतरेंगे, देन वहाँ से एक नई फेरी लेंगे, वो 4 घंटे लेके आपको उस आइलैंड पहुँचाएगी। मैं उस आइलैंड पे पहुँच गया, उस आइलैंड को बहुत बेहतरीन सुंदर देखा, मज़ा आ गया। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे फेरी लेंगे, वापस जाएंगे घर, क्योंकि मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा था 23 तारीख को, ठीक है। और मैं उस समय 2 दिन बचे होंगे वीज़ा ख़त्म होने में, 2 या 3 दिन, बस 2 दिन बचे थे। मैं कहा 23 को वीज़ा ख़त्म है, आज 21 तारीख है, कल लेंगे, वो चले जाएंगे। भाई सुबह हुई, मैंने आंटी को बोला जो वहाँ पे थी कि मैं जा रहा हूँ, मैं चेकआउट कर रहा हूँ, आप पैसे बता दो। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा वापस जा रहा हूँ। कह रही वापस कैसे जाओगे? मैं कहा फेरी से। फेरी तो आज चल नहीं रही। मैंने कहा वहाँ लिखा है वेबसाइट पे फेरी चलेगी, और मेरे को लग रहा है जापान है भाई, पक्के होंगे अपने वर्ड्स के ना, बट अब वेदर ऐसी है तो क्या करें। तो उन्होंने बोला नहीं आज तो वेदर ख़राब हो गई है, फेरी कैंसिल हो चुकी है, फेरी तो चलेगी नहीं। फिर हम गूगल ट्रांसलेट पे बात कर रहे थे और कैसे बात करेंगे, तो वो मेरे को बोलती हैं कि तुम्हें इस आइलैंड के बारे में पता नहीं, ये आइलैंड ऐसी बीवी है तुम्हारी जो एक बार आओगे तो तुम्हें छोड़ के जाने नहीं देगी। और मेरे को डर लगना शुरू, मैं कहा मैं क्या करूं भाई। फिर मैं एक्सपायर हो रहा है 2 दिन में भाई, 2 दिन में। और मेरे को हो गया कि मेरा सपना है लंदन जाना, अगर मेरे पासपोर्ट पे कुछ भी इशू आ गया मैं तो फंस जाऊंगा बहुत बुरा। तो भाई मतलब फिर क्या हुआ, मैंने कहा आंटी ठीक है, मैं आंटी को छोड़ा, मैं बाहर गया, बाहर देखूं क्या है। भाई मेरे को हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही थी पास से, मैं भागा आवाज़ को फॉलो करता हुआ जा रहा हूँ, बस कहाँ जाना है, भागा। मैं जैसे ही पहुँचा हेलीकॉप्टर मेरे सामने उड़ गया, चले गया। भाई कोई ऑप्शन नहीं। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ, वहाँ पर एक पुलिस वाला है, एक लोकल आदमी है। पुलिस वाला एक ही है शायद उस आइलैंड पे, 160 लोग रहते हैं भाई, बहुत रिमोट आइलैंड, तो पुलिस वाला एक ही है वहाँ शायद। तो मैं पुलिस वाले को बताता हूँ अपना सिनेरियो कि सर मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है, एनी हाउ मेरे को जाना है, मेरे को हेलीकॉप्टर में करवा दो, कल करवा दो, कैसे भी करवा दो। वो हंस गया भाई मेरे मुँह पे, वो कहता है क्या प्रॉब्लम है, वीज़ा ख़त्म हो रहा है। मैं कहा भाई ये हंस क्यों रहा है, ये हाँ उसको लग रहा है फन चल रहा है। मैंने कहा भाई ये फन नहीं है, करवाओ कुछ भाई। तो उसने ना फिर हेलीकॉप्टर कंपनी का नंबर वहाँ होता है अवेलेबल, रिसेप्शन से लिया, आपको बुक करना होता है फ़ोन पे। अब मेरे पास ना जापानीज़ नंबर, ना मेरे को जापानीज़ आती है, तो उसने कॉल करके मेरे पता करा दिया। उसने बोला मैं शाम के 4 बजे, वैसे तो बुक चल रहा है सब कुछ, अगले 5 दिन तक हेलीकॉप्टर बुकड है, मैं फिर भी कॉल करके आपको शाम तक बता दूंगा, अगर कोई कैंसिल करेगा तो शायद आपको सीट मिल जाए। मैं कहा ठीक है, मैं शाम तक का वेट करता हूँ। भाई अब आइलैंड पे मेरे को रहना ही नहीं था उस दिन, मैं आइलैंड पे हूँ, अकेले फंसा हुआ हूँ और शाम का इंतज़ार कर रहा हूँ। शाम हुई मगर पुलिस वाला आया नहीं, मेरे को लगा गेम ओवर हो गई मेरी भाई। फिर वहाँ पे एक लोकल आदमी था जिसको इंग्लिश आती थी। वहाँ उस वैसे टोक्यो में यू विल फाइंड प्लेंटी पीपल स्पीकिंग इंग्लिश। अब इतनी दूर गए हो तो वहाँ कौन इंग्लिश बोले, नहीं आती लोगों को इंग्लिश। तो एक आदमी को आती थी इंग्लिश, जिसको मैंने अपना दुखड़ा रोया कि भैया ये हो गया, मैं तो फंस गया हूँ बहुत बुरा। उसने कहा अपने इमिग्रेशन फ़ोन करो, अपनी एम्बेसी फ़ोन करो, करवाओ। मैंने कहा एम्बेसी में फ़ोन नहीं करना चाहता, दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए, मेरे को नहीं करना है। तो मैंने कहा कल देखूंगा, अब होपफुली कल कुछ हो जाए। तो उसने बोला कि ऐसा करो, ऑफिस खुलता है हेलीकॉप्टर का सुबह 8 बजे, एक ही है वहाँ पे ना, एक छोटा सा जगह है, 8 बजे खुलेगा, आप आके सुबह लाइन में लगो, मेक श्योर के दैट यू आर फर्स्ट इन दी लाइन। अगर किसी ने कैंसिल किया देन आपको ले जाएंगे। भाई मैं सुबह कितने बजे हेलीकॉप्टर पे चले गया, सुबह 4 बजे।
मैं कहा मेरे को जाना है भाई। मैं सुबह उठा 3:30 बजे भाई, 4 बजे मैं वहां पे 8 बजे की उसमें 8 बजे मैं 4 बजे रोडीज की लाइन बना दी सबसे पहले मैं यूं साले ले भाई। वो वहां पर एक बेंच सी थी, मैं गया बेंच पे जाके लेट गया और मैंने वहाँ अपनी बोतल रख दी कि ये मेरा स्पॉट है, कोई वो नहीं होगा। वहाँ बोतल रखी और मैं कहा अगर आंख लग जाए बाय चांस और कोई और आके खड़ा हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी भाई। उस 4-5 घंटे में चाहे मेरे को बाथरूम आए कुछ भी आए, मैंने नहीं हिलना यहाँ से, मैं खड़ा रहूँगा। बट फिर लकीली भाई नेक्स्ट डे उसी दिन मतलब सुबह 8 बजे विंडो खुली, उसने चेक किया, एक सीट खाली थी क्योंकि किसी एक महान आदमी ने कैंसिल कर दिया था हेलीकॉप्टर। मेरे को हेलीकॉप्टर मिल गया और मैं हेलीकॉप्टर से फिर वापस आया। वरना क्योंकि क्या था, वो सैटरडे था, तो सैटरडे फेरी कैंसिल हो गई, संडे फेरी चलती नहीं है। मंडे फेरी लेता तो वो पहुंचाती मेरे को ट्यूसडे, खत्म था मेरा वीज़ा। भाई ये माहौल बड़ा इंटेंस होता है भाई कि ऐसा कुछ हो जाए अगर ट्रिप पे, बिल्कुल, लेने के देने पड़ वो भी जाते फर्स्ट ट्रिप पे। और भाई कुछ जगह बता दो जापान में जो कि एकदम मस्ट विजिट है, जाना ही चाहिए घूमने अगर कोई जा रहा है। भाई हिरोशिमा नहीं गए आप? गया हिरोशिमा में। वहाँ क्या है मतलब कैसी वाइब है? वहाँ पे भी तो हुआ था एक बढ़िया भाई वहाँ ना यार बहुत सैड लगा, मतलब बहुत। वहाँ आप जाओगे अगर हिरोशिमा म्यूजियम है वहाँ पे, एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम, वहाँ पर अगर म्यूजियम चले जाते हो ना, लोग आपको रोते हुए दिख जाए। मतलब आपने पिन ड्रॉप साइलेंस किसको बोलते हैं? हाँ। पिन गिरने की आवाज़ आ सकती है आपको। वहाँ इतना ज़्यादा साइलेंस था, मैं उस म्यूजियम से वॉक कर रहा हूँ, आप चलते हो, आपके कपड़े साथ में रगड़ते हैं कभी कभी, कपड़ों की आवाज़ आती है। वहाँ भाई कपड़ों की आवाज़ आ रही है, इतनी ज़्यादा साइलेंस, मतलब इतने लोग हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा क्योंकि वो बहुत हॉरिफिक था। और वहाँ पे कहते हैं कि जब अटैक हुआ, जब बॉम्ब फटा था, तो जो लोग वहाँ पे मरे थे तो उनकी शैडोज तक वहाँ बिल्कुल यही मैं बता रहा था। वहाँ पे म्यूजियम में उन्होंने लगाया हुआ एक पत्थर है जहाँ पे लोगों उसकी शैडो बनी रह गई जब वो बॉम्ब फटा, क्योंकि हीट इतनी इंटेंस थी। शैडो जमीन में बनी हुई है, पत्थर में चिप ऐसे रह गई, वैपोरेट हो गए भाई बंदे जब वो एपिसेंटर पे फटा तो। और म्यूजियम वहीं एपिसेंटर के पास बनाया गया। उधर एक बिल्डिंग है जो खड़ी रही, क्या है, एक डोम है, उसको एटॉमिक डोम बोला जाता है। वो मेमोरियल के तौर पे अब खड़ा है कि याद रहे ऐसा कुछ बुरा हुआ था। तो क्या है कि जो बॉम्ब फटा ना, तो वो उस डोम के ठीक ऊपर फटा, उस डोम से शायद 300 मीटर 400 मीटर फटा ऊपर। तो वो फटा, तो अब जब बॉम्ब फटा तो उसने फोर्स लगाई सब जगह बाहर, तो उसके आसपास का कुछ किलोमीटर, 2 किलोमीटर शायद 2.5 किलोमीटर का एरिया तो उड़ गया, मगर उस डोम पे फोर्स लगी डाउनवर्ड्स, तो धरती में। अब वो था स्ट्रॉन्ग, उनकी बिल्ड क्वालिटी होगी बढ़िया, तो डोम की छत वत सब उड़ गई, मगर डोम आज भी खड़ा है क्योंकि उसके ठीक ऊपर बॉम्ब फटा था। तो वो एक मेमोरियल के तौर पे आज वहाँ पर खड़ा हुआ है हिरोशिमा में। वैसे वहाँ पे लोग रहते, क्योंकि कहते हैं कि जब ऐसा कोई अटैक होता है तो यूजुअली पॉपुलेशन वहाँ नहीं होती या नहीं, तो बहुत बड़ा शहर है, अब तो इतना नहीं है। बट क्या होता है, एटॉमिक बॉम्ब का एक तो इंस्टेंट इफेक्ट होता है, एक होता है कि वो आपकी जीन्स के साथ कुछ कर देता है, तो उसके बाद आपकी जनरेशन इफेक्ट हो जाती है। तो काफ़ी बार लोग जो पैदा हुए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली चैलेंज पैदा हुए उसके बाद। तो वो तो है वहाँ पे, म्यूजियम के अंदर भी दिखाया गया है। अभी बिल्कुल नॉर्मल सिटी है, यू कैन नॉट इवन टेल यहाँ कभी कुछ हुआ था। भाई म्यूजियम में और क्या क्या दिखाया गया अगर आप बता सकते हो? यार जो तस्वीरें थी ना वहाँ पर, तस्वीरें आपको हॉन्ट कर देती हैं। बच्चों के कपड़े थे, बच्चों के कपड़े, फटे हुए कपड़े, थोड़े थोड़े जले हुए, वो सब था। वो शैडो वाली चीज़ मैंने बताई आपको, तो बहुत खतरनाक था, बहुत ज़्यादा खतरनाक था। बट वैसे जापान ओवरऑल मज़ा आया घूम के, या इंडिया में मज़ा आता है घूम के? नहीं, जापान में बोलूँ मैं। जापान की क्या यूनिक चीज़ें थी वहाँ? हमने सुना है वो पॉन वाले बार्स भी हैं, ऐसा कुछ सीढ़ी हाँ, भी तो देते हैं एशिया का जो लार्जेस्ट रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो टोक्यो में है, एशिया का लार्जेस्ट। अब वहाँ पे खाली थाईलैंड में नहीं है? आई थिंक टोक्यो के अंदर है। गलत हो सकता हूँ बट मेरे को लगेगा नहीं मैं गलत होऊंगा, आई डोंट थिंक गलत होऊंगा। तो वहाँ क्या है कि वहाँ खाली ब्रॉथल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वहाँ अलग अलग तरह का ये होता है आपका रेड लाइट एरिया का। तो वहाँ पे जो आप बोल रहे हो उसको बोला जाता है ब्लो जॉब बार्स। अच्छा। तो ब्लो जॉब बार्स वहाँ पे काफ़ी हैं। एक एरिया है वहाँ पे शिंजुकू के अंदर, काबाकुचिको करके जगह है, ब्लो जॉब बार्स होते हैं वहाँ पे। आप यू कैन गो, यू कैन अवेल द सर्विस एंड यू कैन कम बैक। उसके सिवा वहाँ पे होस्ट कैफ़े भी होते हैं, नथिंग सेक्सुअल अबाउट इट, बट क्या होता है कि जो आप अगर जाते हो तो आपको 5-6 लड़कियाँ होस्ट करती हैं एक बार के अंदर। मतलब आपसे बातें करेंगी बार में बैठ के, आपका दिन पूछेंगी कैसा रहा, और आप कुछ भी बोलोगे आपकी बस तारीफ ही करेंगी कि मेरा बॉस ऐसा है। भाई वहाँ थोड़ा मतलब खून गरम करेंगी, थोड़ा लोनली लाइफ है वहाँ पे, ज़्यादा कुछ नहीं, खुश करेंगे थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। लाइट, हाँ, इमोशनल सपोर्ट वो देती हैं। उनकी ऑब्वियसली दारू वारू का खर्चा आप ही को देना है सारा। तो वो बैठ के आपको कितने लुटा कर आया आप? मैं नहीं गया भाई। तो आपको क्या है ना, उनको शायद फील होता हो कि हमें कोई बात करने वाला चाहिए, तो वो है। एक तो ये हो गया, एक मसल बार भी वहाँ पे होता है।
वहाँ पे क्या है भाई, लड़कियाँ होती हैं बड़े बड़े डोलो वाली, और वहाँ लोग जाके चाटे खाते हैं। हाँ, ये रील पे देखा है मैंने। ये भी बड़ा कूल है। बट अगेन दिस सोपलैंड आप पूछ रहे थे, सोपलैंड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये एक तरह का ब्रॉथल ही होता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन तो इलीगल है, बट अलग अलग तरह के वो साइडवेज निकाल लेते हैं ना, तो सोपलैंड होता है जहाँ पे आप जाके एक सर्विस अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक लड़की नहलाती है, एंड देन उसके बाद मे बी इट लीड्स टू इंटरकोर्स, ये रहता है। बट आपको अपना एक बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस बताऊंगा जो जापान का मेरे को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। दिमाग ब्लो हो गया भाई मेरा, ठीक है। मैं, ये हो गई टोक्यो की बात, मैं था ओसाका में। ओसाका में एक दिन मैं घूमते घूमते ऐसी एक जगह पहुंचा, ऑब्वियसली मैंने उसके बारे में पढ़ लिया था, इसलिए मैं वहाँ गया था। मैं को देखते हैं भाई क्या सीन है ये। तो आपने एम्स्टरडैम के बारे में सुना होगा, मैं तो गया नहीं, मैंने सुना है खाली कि वहाँ पे जो रेड लाइट, वहाँ का रेड लाइट एरिया है, वहाँ पे ग्लास के पीछे कुछ लड़कियाँ खड़ी रहती हैं। अभी हम देख कर आए थे, अभी हम गए थे। हाँ, उसका सेम वर्जन जापानीज में उससे बेटर इन द सेंस लाइक क्लीनलीनेस और वो सब ओसाका के अंदर है। जगह का नाम है टोबिता शिंती करके कुछ जगह है, आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट वहाँ भाई क्या सीन था, मतलब वो एक एरिया है जहाँ पे सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स पिंक है, सॉफ्ट पिंक, ठीक है, बहुत साफ। और वहाँ पे ऐसे छोटे छोटे घर बने हैं, घर या दुकान कुछ भी बोल लो, छोटे छोटे लाइन से घर हैं, एंड वहाँ पे गेट्स खुले रहते हैं उनके, और उस घर के या उस शॉप के अंदर एक लड़की बैठी होती है अलग अलग अटायर्स में, लाइक एक कोई स्कूल गर्ल कॉस्ट्यूम में बैठी है, कोई खाली बिकनी में बैठी है, कोई आपकी अलग फैंटेसी होगी, कोई उसमें बैठी हुई है, एक जवान लड़की होती है, यंग काफ़ी, एंड एक मामा सान बोलते हैं, एक बूढ़ी औरत होती है, बूढ़ी नहीं, एक एजड औरत होती है वहाँ पे, बस दैट इज़ इट। तो आप उस स्ट्रीट से वॉक करते हो, आप लिटरली वहाँ पे उस रेड लाइट एरिया में घूमते हो, यू आर लुकिंग कि आपको अगर इंटरकोर्स करना है तो आप किसके साथ करोगे, लाइक यू आर वॉकिंग एंड यू आर जस्ट लुकिंग एवरीथिंग वाला ही हो गया सेम। हाँ, बट यहाँ ग्लास भी नहीं है, लड़कियाँ बस बैठी हैं और वो आपको हाय बोलेंगी, बुलाएंगी ऐसा, एंड देन आप अगर जाते हो उनके पास तो जाते ही वो जो आंटी होती है वो आपके हाथ में एक पेपर देती है जिसके अंदर बेसिकली रेट्स लिखे होते हैं कि 15 मिनट का XYZ, 20 मिनट का XYZ। भाई ये सेम चीज़ एम्स्टरडैम में ही है, बट वहाँ पे ग्लास लगा हुआ है, जो आप बोल रहे हो सेम चीज़ है, स्ट्रीट है, बट वो इतनी सुंदर क्लीन नहीं है जो आपने बोला। भाई एकदम क्लीन, अच्छा, मतलब और ऑकवर्ड नहीं फील होता भाई, पता नहीं, स्ट्रेंज था काफ़ी। तो वहाँ लोकल लोग काफ़ी घूम रहे थे? लोकल ही थे मोस्टली सारे, क्योंकि टूरिस्ट तो बहुत कम जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो वो था भाई थोड़ा सा। टोक्यो में थे टूरिस्ट बहुत सारे? टोक्यो में तो बहुत टूरिस्ट, भाई टोक्यो मैंने सुना गाड़ियों का कलेक्शन बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा कल्चर है भाई वहाँ पे ना। मैं नहीं कर पाया यार, मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ काम नहीं किया, मेरे को लगा कि चलेगा, नहीं हुआ साला, वरना मैं प्लान था वहाँ ना ड्राइव करने का कुछ तो बढ़िया गाड़ी। दिखती है एग्जॉटिक कार जैसे कि मूवीज में भी हम देखते हैं। शिबुया करके एक जगह है, वहाँ मैंने देखी। बाकी कहते हैं योकोहामा टोक्यो के पास में, जैसे दिल्ली नोएडा हो गया ना, वैसा ही कॉन्सेप्ट कुछ समझ लो। योकोहामा पास में एक शहर है टोक्यो के, तो वहाँ पर ज़्यादा कल्चर है गाड़ियों वाड़ियों का, लोग फुल वो करके टोक्यो ड्रिफ्ट वाली फील। मॉडिफाई हाँ, अंडरग्राउंड मीट्स भी होती है भाई वहाँ पे ना, मैं नहीं अटेंड कर पाया बट होती हैं, क्योंकि अगेन आपको गाड़ी चाहिए, मैं गाड़ी तो अब रेंट ही नहीं कर पा रहा, मैं तो क्या करूँगा। तो जो जापान में आपने सिटीज तो घूमी, साथ ही कुछ लोकल विलेजेस भी घूमी जैसे? भाई खूब घूमे, मेरे साथ वहाँ भी बड़े सीन हुए हैं, मतलब मज़ेदार, वो तो काफ़ी डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो टाइम को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इस एपिसोड को हम यही रैप अप करेंगे भाई। इसके लिए अगर ऑडियंस को मज़ा आया तो हम जापान के लिए और आपकी बचे हुए किस्सों के लिए सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो अगर आपको मज़ा आया तो पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दो। पर फिलहाल भाई की बुक के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, मेलोडीज ऑफ इंडिया। भाई आप ही बताओ इसके बारे में। आप बताओ आपको देख के फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लगा, क्योंकि आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। हमें तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार, फोटोज़ ही फोटोज़ हैं। हाँ, तो ये मैंने एक यात्रा करी थी गंगा जी के साथ। जैसा मैंने बताया, मेरे को जापान जाना था, मेरा वीज़ा हो गया कैंसिल, मैं गया नर्मदा, वो वाला जो इंसिडेंट आपको बताया, वहाँ पर ये आइडिया बॉर्न हुआ कि मेरे को अपना इंडिया देख लूँ मैं पहले भाई, क्या क्या है। तो गंगा से मेरा बहुत प्यार रहा है बचपन से, नदी गंगा माँ बोल लो, नदी बोल लो, कुछ बोल लो, तो मेरा बहुत प्यार रहा है। तो मेरे को था कुछ टाइम स्पेंड करना है, तो मैंने ये यात्रा करी जहाँ मैं गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक मैंने ट्रैवल किया। करीब 4 महीने लगे इस यात्रा में। और अलग अलग पद यात्रा नहीं करी? नहीं, सम डेज आई वॉक्ड, जैसे 3 दिन मैं चला पैदल, और उसके बाद मैंने बस ले ली। सब लोकल ट्रांसपोर्ट से अलग अलग जगह मैंने कवर की। तो एक वो साइड इंडिया का, यू कैन से ट्रू इंडिया देखने को मिलता है, रॉ इंडिया देखने को मिलता है, जो शहरों के बाद इंडिया बसता है वो देखने को मिलता है। तो वो सब इस बुक के अंदर है, कैप्चर मैंने किया है।
मेलेडीज ऑफ इंडिया। गंगा के अराउंड जो कल्चर है, गंगा को माँ क्यों बोलते हैं, माँ क्यों माना जाता है, लोगों में वो भावना कैसे है, वो खाली नदी क्यों नहीं मानते उसको, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। भाई आप बता दो अगर ऑडियंस को ये पढ़नी है तो कहाँ से ले सकते हैं, आप ही बता दो। ये हमारी वेबसाइट पे ले सकते हैं, वेबसाइट का नाम है www.melodiesofindia.com, वहाँ से आप ये ले सकते तो भाई जनता को बोलूँगा ये जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, और आप भाई का चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं। भाई बहुत ही बढ़िया ट्रैवल व्लॉग्स करते हैं वहाँ पे, तो ज़रूर जाइए, यहाँ पे गूगल बटन आ रहा है, भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और जाके कंटेंट ज़रूर कंज्यूम कीजिए। और भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ये रहा भाई का इंस्टाग्राम, और बार बार स्क्रीन पे भी आ रहा था। तो हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट में अगर आपको मज़ा आया तो लाइक कर देना और इसको लोगों तक पहुंचा देना, शेयर ज़रूर कर देना, और हमको भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत से लोग हैं जो बिना सब्सक्राइब हुए देख रहे हैं चैनल को, तो बेटा सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। ओके जी, टाटा, see you। बाय जी।